बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं जाइंट्स के बारे में। जाइंट्स के बारे में हमने हेमाटोलॉजी में बहुत कुछ पढ़ा था। अब जनाब वही बातें हैं, सिर्फ इसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। जाइंट्स जो है, पहले तो आप ये जानें कि इट इज़ नॉट डायग्नोस, इट्स जस्ट अ क्लिनिकल साइंस। ठीक है, ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये कोई डायग्नोज नहीं है, इट्स जस्ट अ क्लिनिकल साइन। ठीक है, सबसे पहले जाइंट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा व्हेन सीरम टोटल बिलिरुबिन एक्सीड मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और मोर देन 50 मिलीमोल पर लीटर। जब भी बॉडी के अंदर सीरम टोटल बिलिरुबिन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए या मोर देन 50 मिलीमोल पर लीटर हो जाए, और स्किन ऑफ द बॉडी एंड स्क्लेरा ऑफ द आई की क्या हो जाए, येलो डिस्कलरेशन हो जाए, उसे हम कहते हैं जाइंट्स। ठीक है, नॉर्मल सीरम टोटल बिलिरुबिन की वैल्यू तकरीबन 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या 17 मिलीमोल पर लीटर है। ठीक है, बिलिरुबिन के बारे में आप जानते हैं, जब भी हमारी आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की मेटाबॉलिज्म होती है, तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हम कहते हैं बिलिरुबिन। ठीक है, अब जनाब अगर बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म को देख लें तो यू ऑलरेडी नो कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी के 120 डेज़ पूरे होते हैं तो वो मर जाते हैं। अब जनाब वो सीधे आते हैं कहाँ पर, हमारे स्प्लेनिक मैक्रोफेज है। फिर मैक्रोफेज उसको उठाता है और हीमोग्लोबिन जब आरबीसी के अंदर, आपको पता है कि एक ही चीज़ मौजूद है, इसके लिए हीमोग्लोबिन, उसी हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन करती है, उससे हीम और ग्लोबिन बनाती है। ठीक है, अब जनाब ये 70% जो है हीमोग्लोबिन आरबीसी से आते हैं और 1% जो है इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस से आते हैं। यू ऑलरेडी नाउ दैट के बोन मेरो के अंदर जब एरिथ्रोपोइसिस होती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनते हैं, तो साथ में कुछ रॉ प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जिससे बोन मेरो के अंदर के जो मैक्रोफेज है वो उसी वक्त उसे ख़त्म करते हैं, ताकि ये जो क्या होते हैं इनएफेक्टिव सेल्स है, ये सर्कुलेशन के अंदर ना चले जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ मालफॉर्म आरबीसी इन बोन मेरो वाया मैक्रोफेजेस, दिस इज कॉल्ड इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। तो जनाब 1% हीमोग्लोबिन इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस से आती है। ठीक है, 29% कहाँ से आती है, द मेटाबॉलिज्म ऑफ हीम प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जस्ट लाइक मायोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इन चीज़ों से क्या आती है, इन चीज़ों से हीम आती है। 29% जो लीवर के अंदर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं उसकी ब्रेकडाउन और मेटाबॉलिज्म की वजह से। ठीक है, अब जनाब जब हीमोग्लोबिन और हीम के अंदर कन्वर्ट होता है तो ग्लोबिन सीधा जाता है और हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन कंटेंट से मिलता है, आगे से हीमोग्लोबिन को बनाने में लग जाता है। ठीक है, अब जनाब हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की मदद से क्या होता है, हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की वजह से हीम कन्वर्ट होता है पोरपायरिन और आयरन के अंदर। ठीक है, आयरन जनाब हमारे बॉडी के आयरन कंटेंट से इकट्ठे होता है और दोबारा और हीमोग्लोबिन बनाने में या और आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स बनाने में लग जाता है। ठीक है, जनाब पोरपायरिन क्या चीज़ है, इट इज़ एन अनस्टेबल एलिमेंट है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है जिससे क्या होता है, ये खुद ब खुद बिलिवर्डिन के अंदर कन्वर्ट होता है। बिलिवर्डिन क्या है, इट इज़ अ ग्रीनिश कलर कंपाउंड विच इज़ मेड फ्रॉम पोरपायरिन। ठीक है, अब जनाब बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की मदद से बिलिवर्डिन जो है ये बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट होता है। बिलिरुबिन इज़ नाउ अ येलो पिगमेंट। ठीक है, अ येलो पिगमेंट मॉलिक्यूल या प्रोटीन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जनाब हीम पोरपायरिन के अंदर कन्वर्ट होता है, पोरपायरिन बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट होता है और बिलिरुबिन बिलिवर्डिन पे बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट होता है, बट स्टिल द बिलिरुबिन इज़ इनस्टेबल या अनसॉल्युबल। ठीक है, तो जनाब इस बिलिरुबिन को सॉल्युबल बनाने के लिए कौन आता है, एल्ब्यूमिन आता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन इसको ला जाता है हमारे लीवर के पास, और लीवर के अंदर एक एंजाइम मौजूद है जिसे कहते हैं अल्फा 1 ग्लूकुराइल ट्रांसफरेज या अल्फा 1 GT। ठीक है, ये अल्फा 1 GT क्या करता है, ये इनसॉल्युबल बिलिरुबिन को सॉल्युबल के अंदर कन्वर्ट करता है। इनसॉल्युबल को हम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं।
इसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं, ठीक है। तो इनसॉल्युबल को सॉल्युबल के अंदर, अनकॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट के अंदर और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करने का काम लीवर के अंदर अल्फ़ा 1 GT का है, ठीक है। अब जनाब ये जो जब लीवर के अंदर क्या होगी, अल्फ़ा 1 GT की मदद से कंजुगेट हो गई सॉल्युबल बिलिरुबिन में, बिलिरुबिन अनसॉल्युबल जो थी अब सॉल्युबल के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब ये हमारी लीवर से कहाँ पर आती है, बाइल के साथ आती है, ठीक है। जब भी जनाब बाइल के साथ आती है तो इसके आगे 3 ही मुक़द्दर है, 3 फैट्स है कि 75% क्या होती है स्टूल के अंदर रिमूव होती है, जिसे हम कहते हैं स्टर्कोबिलिन, ठीक है। द नॉर्मल कलर ऑफ स्टूल इज़ ड्यू टू स्टर्कोबिलिन। जब भी इसके अंदर स्टर्कोबिलिन नहीं होगी तो स्टूल विल बी क्ले कलर, ठीक है। और जनाब 25% जो है वो क्या होती है, वो रीअब्ज़ॉर्ब होती है, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के ज़रिए वो रीअब्ज़ॉर्ब होती है, और जिसमें से 5% क्या होती है, किडनी के अंदर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि बॉडी से 80% जो है बिलिरुबिन निकल जाती है, 75% स्टूल के अंदर और 5% यूरिन के अंदर। स्टूल के अंदर जो निकल जाती है उसे कहते हैं स्टर्कोबिलिन, और यूरिन के अंदर जो निकलती है उसे कहते हैं यूरोबिलिनोजन, ठीक है। और जो 20% है वो दोबारा एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के ज़रिए दोबारा लीवर में चले जाती है, ठीक है। अब जनाब ये जो बिलिरुबिन है ये बाइल के ज़रिए हमारे लीवर से निकलती है, ठीक है, और सीधा और आती है इम्पोला ऑपरेटर के साथ ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में, इंटेस्टाइन में इकट्ठी होती है, ठीक है। आप जनाब बाइल के बारे में आप जानते हैं कि इट इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ लीवर, ठीक है। हमारे लीवर जहाँ बहुत सी चीज़ें बनाता है वहाँ पर लीवर का जो मेन काम है वो क्या है, वो है बाइल, ठीक है। अब जनाब आप जानते हैं कि बाइल के अंदर 67% बाइल साल्ट मौजूद है, ठीक है। और बाइल साल्ट कौन कौन सी, कोलिक एसिड, चीनो डी ऑक्सीकोलिक एसिड, यूरो डी ऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है। ये वो तमाम साल्ट है जो बाइल के अंदर मौजूद है, ठीक है। वो इन बाइल साल्ट का काम क्या है, इन बाइल साल्ट का काम ये है कि ये फैटी एसिड और पेट सॉल्युबल विटामिन जो है ADE इन तमाम की एब्जॉर्प्शन करवाना किसका काम है, ये हमारे बाइल साल्ट का काम है, ठीक है। अब जनाब 22% इसके अंदर पासपोलिपिड है, पासपेट कंटेनिंग लिपिड्स है, जिसे हम पासपोलिपिड कहते हैं। 4.5% जो है वो प्रोटीन है, 4% कोलेस्ट्रॉल है, और 0.3% सॉल्युबल बिलिरुबिन है, ठीक है। तो अगर आपके से कोई पूछे कि बाइल के अंदर ये जो बिलिरुबिन है ये कितनी % है, 0.3% सॉल्युबल बिलिरुबिन है, जिसकी 80% बॉडी से निकल जाती है, और 20% दोबारा बाइल साल्ट के ज़रिए दोबारा एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के ज़रिए क्या होती है, लीवर की तरफ आती है। तो जनाब आप याद रखिए इट इज़ मेनली फॉर द बाइल साल्ट। ये जो हमारे बॉडी के अंदर एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन है, ठीक है। तो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन का काम क्या है कि वो बाइल साल्ट को दोबारा लीवर के अंदर ले आए, ठीक है। क्योंकि ये जो चीनो डी ऑक्सीकोलिक एसिड है, कोलिक एसिड है, यूरो डी कोलिक एसिड है, इनको बार बार बनाना ना पड़े ताकि ये अपना काम करे और दोबारा लीवर के पास आए, ठीक है। तो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन इज़ फॉर द बाइल साल्ट, और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इट विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। अब जनाब पढ़ते हैं द एटियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस की काजेस को पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि जॉन्डिस तभी होगा जब बिलिरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी या बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन कम होगी, तो नतीजे में क्या होगी, जॉन्डिस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब जनाब जब क्या होगी, बिलिरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसे हम कहते हैं प्री हेपेटिक जॉन्डिस, ठीक है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस का मतलब ये है कि लीवर से आगे क्या हो रही है, लीवर से आगे बिलिरुबिन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हम हेमाटोलॉजी के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं कि द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्री हेपेटिक जॉन्डिस इज़ हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। हेमोलिटिक एनीमिया में हमने पढ़ा, थैलेसीमिया हमने पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्री हेपेटिक जॉन्डिस, autoimmune hemolytic anemia and glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency anemia,
ये तमाम चीज़ें हम इससे पहले हेमाटोलॉजी के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये तमाम हेमोलिटिक एनीमियास जनाब क्या काज करते हैं, दे विल काज प्री हेपेटिक जाइंटिस, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसे ड्रग भी मौजूद है जैसे एंटी मलेरियल, ठीक है, या डेप्सोन, ये भी क्या करते हैं, प्री हेपेटिक जाइंटिस करते हैं, मगर उस पेशेंट के अंदर जिसमें ऑलरेडी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशिएंसी एनीमिया चल रहा हो, ठीक है। ये सारी बातें हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जनाब जब बिलिरुबिन की क्या हो जाए, एक्सक्रीशन कम हो जाए, तो एक्सक्रीशन जनाब कम होगी, जब बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। जब बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होगी हमारे फॉर एग्जांपल ये हमारा लीवर है, यहाँ से जो डक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, ये सिस्टिक डक्ट है और ये कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है, तो इस वजह से बिलिरुबिन जो है यहाँ पर स्टे करेगा और यहाँ पर स्टे करेगा। जब ये लीवर के अंदर स्टे करता है इसे हम कहते हैं इंट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस, और जब यहाँ पर इन चैनल्स के अंदर स्टे करता है इसे कहते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस, ठीक है। तो जनाब पोस्ट हेपेटिक जाइंटिस जो है वो उसकी जो काजेस है वो है बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस, ठीक है। पोस्ट हेपेटिक जाइंटिस की जो पहली काज है वर्ल्ड वाइड जो लीडिंग काज है वो है गॉलस्टोन, ठीक है, जिसे कहते हैं कोलीलिथियासिस। तो गॉलस्टोन को इंशाल्लाह हम सर्जरी के अंदर बड़ी ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप याद रखें कि गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन है वो पोस्ट हेपेटिक जाइंटिस काज करवाती है और ये इसका लीडिंग काज है, ठीक है। अब इसके अलावा भी ऐसी कंडीशंस मौजूद है जो पोस्ट हेपेटिक जाइंटिस करवाती है, जैसे प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, एक्यूट बैक्टीरियल कोलेंजाइटिस या कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर जिसे हम कोलेंजियो कार्सिनोमा कहते हैं, या कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज, या लिम्फ नोड ऑफ पोर्टा हेपेटिस से कहते हैं कि जब भी लीवर के अंदर जितनी चीज़ें क्या होती है अंदर दाखिल होती है जो ब्लड वेसल, इसे हाइलम कहते हैं, तो उसी हाइलम के अंदर जो लिम्फ नोड है उसकी इन्लार्जमेंट होती है, इसे कहते हैं लिम्फ नोड पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। तो इसकी वजह से भी पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस होता है, ठीक है। अब ऐसे ड्रग्स भी मौजूद है जो ये करवाते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स, कोई भी स्टेरॉइड किया, चाहे वो ओसीपीस हो, चाहे वो जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, या वो जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसे ये बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, यानी कोई भी स्टेरॉइड क्या करती है, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस करवाती है, ठीक है। फिर मशहूर ज़माना ड्रग जो है कोएमॉक्सिक्लेव ऑगमेंटिन के नाम से मशहूर है, आप जानते हैं उसको। अगर इसको हम मोर देन 5 डेज एडवाइस करें तो फिर क्या करती है, जाइंटिस करवाती है। फ्यूसिडिक एसिड, नाइट्रोप्यूरेंटाइन, क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है, एंड प्रोक्लोप्राजिन, ये तमाम वो ड्रग्स है जो क्या करवाते हैं, ये पोस्ट हेपेटिक जाइंटिस करवाते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटिस भी कहते हैं। तो जनाब ये तमाम वो ड्रग्स है ये फार्माकोलॉजी के लिए भी बड़े इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर भी बड़े इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जनाब हमारी लीवर के अंदर भी कुछ मसले हो सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हीमोग्लोबिन जो है उससे क्या बनता है, उससे बिलिरुबिन बनता है, मगर दैट बिलिरुबिन इज़ अनस्टेबल, ठीक है। तो उस बिलिरुबिन को स्टेबल बनाने के लिए और वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए लीवर के अंदर चली जाती है, ठीक है। उस लीवर से दोबारा फिर बाइल के ज़रिए क्या होती है, इंटेस्टाइन के अंदर आती है। तो 3 काम हो रहे हैं। लीवर जब इस बिलिरुबिन को लेता है, अगर इसके अंदर मसला होता है तो इससे जाइंटिस प्रोड्यूस होता है, इसे कहते हैं हेपेटिक जाइंटिस। जब लीवर के अंदर चला जाए और उसकी कंजुगेशन ना हो जाए, ठीक है, तो उससे भी क्या होती है, जाइंटिस प्रोड्यूस होती है, उसे भी कहते हैं हेपेटिक जाइंटिस। और जब लीवर बिलिरुबिन को इनटेक भी करे, उसको कंजुगेट भी करे, लेकिन आगे से इंटेस्टाइन के अंदर न चले जाए, तो इससे रिलीज़ के अंदर प्रॉब्लम होगी, इससे भी हेपेटिक जाइंटिस होगी, ठीक है। तो जनाब जब लीवर क्या करता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की अपटेक नहीं करता, ठीक है, तो 2 वजहों से नहीं हो सकती। एक कंजेनिटल डिफेक्ट मौजूद है जिसे हम कहते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम।
गिलबर्ट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है जनाब, ये जो हमारे लीवर है, लीवर के अंदर जो चैनल्स होते हैं वो पार्शली क्लोज होते हैं, बाज़ चैनल ओपन होते हैं और बाज़ बंद होते हैं। तो बड़ी ही छोटी लिटिल अमाउंट में बिलिरुबिन हमारे लीवर के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, जो हेपेटिस जॉइंटिस होती है वो ऑफ एंड ऑन होती है, ठीक है। और पेशेंट तकरीबन मेजॉरिटी टाइम एसिम्प्टोमेटिक होता है। अब जनाब आते हैं इसके क्वाइट काज जो है वो है ड्रग रिफाम्पिसिन। ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ठीक है। अब जनाब अगर लीवर के अंदर आ जाए मगर उसकी कंजुगेशन ना हो जाए, किसे आप कंजुगेशन के बारे में जानते हैं कि लीवर के अंदर बिलिरुबिन की कंजुगेशन करवाने वाला जो एंजाइम है उसे कहते हैं अल्फा 1 ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। जब कंजेनिटली इस एंजाइम की डिफिशिएंसी होगी तो इसे हम कहते हैं सेगुलर नेजार सिंड्रोम या क्रेगलर नेजार सिंड्रोम, ठीक है। जब इसकी एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी होगी तो हम ये सिंड्रोम या ये क्या होगा, ये कंजेनिटल डिजीज़ प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जिससे पेशेंट की डेथ तकरीबन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। और पेशेंट लाइफ गुजारने के काबिल नहीं रहेगा, ठीक है। और जिससे उसके बॉडी के अंदर हमेशा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जनाब ऐसे ड्रग्स भी मौजूद हैं जो क्या करते हैं, जो कंजुगेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जैसे क्लोरम्फेनिकॉल, ठीक है। क्लोरम्फेनिकॉल आपको पता है कि ये बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग ड्रग है ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़, ठीक है। लेकिन इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये क्या करता है, ये प्लास्टिक एनीमिया करता है। ये हमने हेमाटोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है कि ये बोन मैरो को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, पैनसाइटोपेनिया होती है, ठीक है। तो इसका एक साइड इफेक्ट है प्लास्टिक एनीमिया है और दूसरा है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम के बारे में आप जानते हैं कि जब भी कोई मदर क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्लोरम्फेनिकॉल ले तो ये क्लोरम्फेनिकॉल जाती है हमारे, तो ये जो क्लोरम्फेनिकॉल है ये फीटस के अंदर जाती है, फीटस सर्कुलेशन के अंदर फीटस की लीवर तक पहुंच जाती है और फीटस की लीवर में अल्फा 1 जेटी को क्या करती है, इरिवर्सिबली उसके साथ अटैच होती है और जिससे क्या होती है, पेशेंट की डेथ होती है। तो इसे कहते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इज़ ड्यू टू क्लोरम्फेनिकॉल इनटेक बाय अ फीमेल हु आर प्रेग्नेंट, ठीक है। आप जनाब फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, आप इसके बारे में जानते हैं कि जो मैच्योर बेबी होते हैं, ठीक है, या टर्म बेबी होते हैं, उसके अंदर जो अल्फा 1 जीटी है ये तकरीबन 7 दिन लेता है मैच्योर होने में, और जो प्री टर्म बेबी है उसमें तकरीबन 14 डेज़ लेता है, ठीक है। तो उसकी वजह से इन टाइम के अंदर बेबी के अंदर जॉइंटिस होती है जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी ऐसे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो अल्फा 1 जीटी को सप्रेस करते हैं, मगर ये क्या है, ये एक बिनाइन कंडीशन है। और आपको पता है कि इन दिस वर्ल्ड देयर इज़ नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द मदर मिल्क, ठीक है। अब जनाब लीवर के अंदर क्या हो गई, बिलिरुबिन आई, उसकी कंजुगेशन भी हुई लेकिन अब बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिलीज़ इम्पेयरमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से हेपेटिक जॉइंटिस होगी, ठीक है। तो जनाब लीवर के अंदर बिलरी चैनल है जिससे क्या होती है, जिससे ये बाइल एसिड के अंदर बिलिरुबिन बॉडी से निकलती है। तो जब इन चैनल की क्या होती है, ब्लॉकेज होती है, इसे हम कहते हैं डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है, या इसका एक वेरिएंट है जिसे हम रूटर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अब जनाब इसकी कंजेनिटल काज हो गई, इसकी क्वाइट काज भी हेपेटाइटिस, कोई भी हेपेटाइटिस, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि वायरल हेपेटाइटिस हो सकती है, बैक्टीरियल हेपेटाइटिस हो सकती है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकती है, कल हमने पढ़ा है, ठीक है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकती है, प्राइमरी बिलरी सिरोसिस हो सकती है, ठीक है। अब जनाब ऐसे ड्रग्स भी मौजूद है जो हमारे बॉडी से बाइल एसिड की निकलने को कम करते हैं, ठीक है। यानी ये क्या करते हैं, ये वो तमाम ड्रग है जो कंट्रैक्शन को कम करते हैं, ठीक है। ये हमारे गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन को कम करते हैं। तो ये जनाब इनमें सबसे पहले जो है वो है पैरासीटामोल, ठीक है। इनके अंदर जो पहली ड्रग है वो है पैरासीटामोल। इसके बाद है आइसोनियाज़िड। आप जानते हैं आइसोनियाज़िड ये क्या है, इट इज़ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, रिफाम्पिसिन भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एथाम्पिटोल भी है, ठीक है।
वाल्पोरिक एसिड जो है ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ठीक है। हेलाथोन एनेस्थेटिक ड्रग है, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, मायो इनहिबिटर, ठीक है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। स्टार्टिन जो है लिपिड लोरिक एजेंट है, ठीक है। स्टार्टिन की साइड इफ़ेक्ट आप जानते हैं कि एक इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट जो है वो है हेपेटाइटिस और दूसरा है मायोसाइटिस, ठीक है। तो ये जो स्मॉल मसल्स है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जिसे हम कहते हैं मायोसाइटिस। तो इसी मायोसाइटिस से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिन हमेशा पेशेंट को 8 नाइट एडवाइस करते हैं कि आप जनाब सोने से पहले इसको लें। दिन के वक्त सोना लें। अगर आप दिन वक्त सारा दिन काम करेंगे तो आपकी मायोसाइटिस और वर्स हो जाएगी और आपकी मायोग्लोबिन जो है वो आपकी यूरिन में आएगी और जिससे आपकी यूरिन की कलर डार्क हो जाएगी, ठीक है। आप जनाब लोग जैसे लीन, सल्फोनाइल, यूरिया, एंटी डायबिटिक ड्रग है, तो ये तमाम वो ड्रग है जनाब जो क्या करती हैं, जो हेपेटिक जाइंटिस काज करवाती है। और पैरासीटामोल के बारे में आप जानते हैं कि इसका जो एंटीडोट है वो है N-एसिटाइलसिस्टीन। N-एसिटाइलसिस्टीन इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ये हर घर के अंदर मौजूद है और दूसरे मुल्कों में ये क्या है, अनकाउंटर ड्रग है, हर जगह मिल जाती है। तो लोग सुसाइड के लिए अक्सर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये पैरासीटामोल जो है ये हमारे लीवर के ऊपर अटैक करता है और ये हेपेटिक जाइंटिस करवाता है और इसका जो एंटीडोट है वो है N-एसिटाइलसिस्टीन, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर हमने कुछ सिंड्रोम पढ़े जैसे जिलबर्ट सिंड्रोम, सेगरल नेजार सिंड्रोम, डोबेन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है, या ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो कंजेनिटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया सिंड्रोम जिस तरह हमने आगे ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो जिलबर्ट सिंड्रोम जो है उसके बारे में आप ये याद रखिए कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिफेक्ट है जिसके अंदर डिफेक्ट होती है क्रोमोसोम नंबर 2 के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर क्या होते हैं, एंट्री चैनल की डिफिशिएंसी होती है। लीवर के अंदर जो बिलिरुबिन आता है उसकी एंट्री की चैनल की डिफिशिएंसी होती है, मगर ये डिफिशिएंसी क्या होती है, ये पार्शियल डिफिशिएंसी होती है और पार्शियल डिफिशिएंसी आप अल्फा 1 GT होती है, ठीक है। जिसकी वजह से पेशेंट क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है और उसका जो जाइंटिस होता है वो आता और जाता है, ठीक है, कभी कभार होता है। जब भी पेशेंट कोई ड्रग लेता है या पेशेंट को कोई वायरल इन्फेक्शन होती है तो उसको जांडिस होती है, अदरवाइज पेशेंट क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। और जिलबर्ट सिंड्रोम का पेशेंट जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, ठीक है। अगर इस केस में आप देख ले 24-year-old मेल इज़ फाउंड टू हैव ऑफ एंड ऑन जाइंटिस, ठीक है। किसी जगह में आपको ऑफ एंड ऑन जाइंटिस की बात आए सिंस बर्थ की तो आपने याद रखना है कि दिस इज जिलबर्ट सिंड्रोम, ठीक है। और जब आप LFT को देखेंगे तो LFT विल रेज्ड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि आप जानते हैं कि बिलिरुबिन से कि लीवर से आगे का जो बिलिरुबिन है वो अनकंजुगेटेड है और बिलिरुबिन से इस तरफ जो है वो है कंजुगेटेड बिलिरुबिन। तो जनाब 24-year-old male is found to have off and on jaundice since birth. LFT show raised unconjugated bilirubin. The patient is most likely suffering from Gilbert syndrome, ठीक है। अब दूसरा सिंड्रोम जो हमने पढ़ा है वो है सेगरल या क्रेगल निजार सिंड्रोम। सेगरल निजार सिंड्रोम क्या है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिफेक्ट है। ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन की डिफेक्ट है। तो जब भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन की डिफेक्ट होती है वो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव, और जब भी एक एंजाइमेटिक प्रोटीन की डिफेक्ट होती है वो होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिफेक्ट है। इसके अंदर भी डिफेक्ट क्रोमोसोम नंबर 2 के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मसला ये है कि इसके अंदर एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 GT होती है, जिसकी वजह से कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है और पेशेंट डाई इन 2 years, तो 2 साल के अंदर बच्चा मर जाता है, ठीक है। आप जनाब जो तीसरी सिंड्रोम है उसे कहते हैं डोबिन जॉनसन सिंड्रोम। डोबिन जॉनसन सिंड्रोम की ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है जिसके अंदर डिफेक्ट क्रोमोसोम नंबर 10 के अंदर होता है और इसके अंदर होती है पार्शियल डिफिशिएंसी ऑफ एक्जेक्टिव चैनल ऑफ सॉल्युबल बिलिरुबिन। इसके अंदर भी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी मौजूद है, ठीक है। तो आप इस निमोनिक से इसको याद कर सकते हैं। जी से अगर आप देखें तो आप ये कांट गेट इनटू, जी मतलब गेट का ना
तो इसका मतलब ये है कि इस गेट के बिलिरुबिन कैन नॉट गेट इन टू लीवर, ठीक है। या आप जनाब सेलर जॉन सिंड्रोम को इस निमोनिक से याद रखिए, जैसे यहाँ सी है ना, कांट कंजुगेट, ठीक है। और डी से आप याद सकते हैं कि कांट डिपार्ट, ठीक है। डी मतलब डिपार्ट, सी मतलब कंजुगेट एंड जी मतलब गेट, ठीक है। तो आप इस फार्मूले या इस निमोनिक से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आप जनाब ग्रे बेबी सिंड्रोम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि जब भी प्रेगनेंसी के टाइम कब मदर क्या कर ले, क्लोरम्पी निकाल ले, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और इरिवर्सिबली फेटल अल्फा 1 जीन को इनहिबिट करती है, ठीक है। और जिससे बेबी का क्या होता है, विद इन 48 आवर डेथ हो जाता है इंट्रायूटराइन, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम। और ग्रे बेबी सिंड्रोम किस ड्रग से होता है, ड्यू टू क्लोरम्फेनिकोल, ठीक है। अब जनाब आते हैं फिजियोलॉजिकल जाइंटस अल्फा 1 जीटी। आप जानते हैं कि टर्म बेबी के अंदर, ठीक है, टर्म बेबी के अंदर ये तकरीबन 7 दिन या 1 वीक लेता है, और प्री टर्म बेबी के अंदर 2 वीक लेता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जाइंटस आपको पता है इट विल ऑलवेज सेकंड डे ऑफ लाइफ पर आता है, ठीक है। और तकरीबन 7 से लेके 14 दिन के अंदर चला जाता है, ठीक है। 7 दिन के अंदर टर्म बेबी के अंदर और 14 दिन के अंदर प्री टर्म बेबी है। जब भी अगर किसी पेशेंट में किसी बेबी के अंदर ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ क्या हो जाए, जॉन्डिस प्रोड्यूस हो जाए, इट विल बी ऑलवेज पैथोलॉजिकल, ठीक है। और उसी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का जो मोस्ट कॉमन काज है वो ऑलरेडी हम हेमाटोलॉजी के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं कि वो है एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फेटालिसिस, ठीक है। और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो क्रॉस लिंक करते हैं अल्फा 1 जीटी के साथ, उसकी फंक्शन को इम्पेयर करते हैं, बट इज़ बिनाइन, ठीक है। अब जनाब हम पढ़ते हैं कि हम किस तरह जॉन्डिस के पेशेंट को अप्रोच करेंगे। जब हम जॉन्डिस के पेशेंट को देखेंगे तो किस तरह मालूम करेंगे कि ये प्री हेपेटिक है या हेपेटिक है या पोस्ट हेपेटिक है, ठीक है। तो जनाब हम सबसे पहले अगर किसी पेशेंट में देख ले कि उसके अंदर जॉन्डिस भी है और एनीमिया है, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली क्या है, ये हेमोलिटिक एनीमिया है। ये हमने हेमाटोलॉजी के अंदर भी पढ़ा था कि अगर किसी पेशेंट के अंदर जॉन्डिस और एनीमिया दोनों हो रहे हो तो इट मीन्स के पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेमोलिटिक एनीमिया, एंड हेमोलिटिक एनीमिया विल लीड टू प्री हेपेटिक जॉन्डिस, ठीक है। अब जनाब अगर किसी पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस चल रही हो, ठीक है, तो उसमें आपको जॉन्डिस मिलेगी और इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर मिलेगा, और ऑन एग्ज़ामिनेशन भी आपको टेंडर हेपेटोमेगेली मिलेगी, और राइट अपर क्वाड्रेंट के या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर आपको पेन मिलेगा। साथ में पेशेंट के अंदर नाजिया, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया होगी, ठीक है। जब ये तमाम साइन सिम्टम्स आपके सामने प्रेजेंट करे तो आप कहेंगे कि पेशेंट के अंदर हेपेटिक जॉन्डिस चल रही है, ठीक है। अब जनाब अगर किसी के अंदर जॉन्डिस चल रही है और साथ में उसको क्या हो रही है, प्रोराइटिस हो रही है, ठीक है, तो ख़ारिश हो रही है, तो इसकी जो मेन काज है आप जानते हैं कि ये जो बाइल एसिड है, कोलिक एसिड, यूरोडिऑक्सीकोलिक एसिड, चीनोडिऑक्सीकोलिक, जो हम आगे पढ़ चुके हैं, जब भी इसकी डिपोजिशन कहाँ पर होती है, स्किन के अंदर होती है, तो इससे ख़ारिश प्रोड्यूस होती है, स्किन रैश प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम प्रोराइटिस कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारा बिलिरुबिन है वो यूरोबिलिरुबिन और स्टरकोब्लिन के अंदर चला जाता था, और जब भी स्टरकोब्लिन नहीं होगी, ठीक है, स्टूल के अंदर, तो स्टूल का कलर क्या होगा, क्ले कलर्ड होगा, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ वो है जिंतोमा, ठीक है। जिंतोमा आपको पता है कि ये स्किन के ऊपर फैटी लम्ब्स प्रोड्यूस होते हैं, जो स्किन के अंदर जो मैक्रोफेज है वो कोलेस्ट्रॉल से भर जाते हैं, तो इसे कहते हैं जिंतोमास, ठीक है। तो जब भी पेशेंट के अंदर आपको जॉन्डिस, प्रोराइटिस, क्ले कलर स्टूल और जिंतोमा ये चीज़ें मिले, तो आपका जवाब होगा कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस का जो सबसे मेन काज है वो है बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। हेपेटिक जॉन्डिस का जो मेन काज है वो है हेपेटाइटिस,
और प्री हेपेटिक जाइंटिस का जो मेन काज है वो है हेमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि एनीमिया प्लस जाइंट्स सजेस्ट अस हीमोलाइसिस। ठीक है, ये हमें हीमोलाइसिस सजेस्ट करवाती है और क्या, प्री हेपेटिक जाइंटिस। ठीक है, अब जनाब जब आपके सामने LFT आए, लीवर फंक्शन टेस्ट आए, ठीक है, तो आप उससे किस तरह मालूम करेंगे कि ये प्री हेपेटिक है या हेपेटिक है या पोस्ट हेपेटिक है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जानें कि LFT के अंदर लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर बहुत से पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले जो पैरामीटर होता है उसे हम कहते हैं सीरम टोटल बिलिरुबिन। और सीरम, इसके अंदर 3 वैल्यू होते हैं, एक होती है सीरम टोटल बिलिरुबिन, दूसरी अनकंजुगेटेड और तीसरी कंजुगेटेड। अब जनाब जो दूसरा पैरामीटर है उसे कहते हैं ALT। ठीक है, अलानिन ट्रांसफरेज एंजाइम। ये क्या होती है, ये एक लीवर का लाइसोजाइमल एंजाइम है हेपेटोसाइट का। ठीक है, और इसके बाद होती है AST, जिसे कहते हैं एस्पार्टेट ट्रांसफरेज। ठीक है, एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज एंजाइम। ठीक है, ये और तीसरा जो पैरामीटर है उसे कहते हैं अल्कालाइन फास्फेटेस। ठीक है, अगर आप किसी लैब में LFT भिजवाए तो सबसे जो नॉर्मल लैब होते हैं वो आपको इन्हीं पैरामीटर का रिजल्ट देगा। ठीक है, ये जो ALT है इसका फुल नेम है एलानिन ट्रांस अमाइनेज। इसकी नॉर्मल वैल्यू 10 से लेके 40 इंटरनेशनल यूनिट है। और AST जो है एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 10 से लेके 40 इंटरनेशनल यूनिट है। और ये दोनों जो है ये क्या है, दे आर लाइसोसोमल एंजाइम ऑफ हेपेटोसाइट। ठीक है, तो इससे आप ये मालूम करें कि ये लाइसोजाइमल एंजाइम ऑफ हेपेटोसाइट है। ठीक है, तो जब भी हेपेटोसाइट की इंजरी होगी तब ये क्या होगी, तब ये निकलेंगे। ठीक है, और तीसरा जो है अल्कलाइन फास्फेटेज या ALP जिसे कहते हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यू अप टू 150 इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, और ये क्या है, इट्स अ एंजाइम ऑफ द बिलियरी चैनल। जो बिलियरी चैनल है बाइल डक्ट के अंदर, ये उसका एंजाइम है। ठीक है, तो जब भी वहाँ पर डिपेक्ट होगी इसकी इंक्रीजमेंट होगी। अगर किसी LFT के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिले, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन मिले, तो इट मीन्स कि ये प्री हेपेटिक है और पेशेंट हेमोलिटिक एनीमिया का पेशेंट है। ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज़ द मार्कर ऑफ हीमोलाइसिस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हीमोलाइसिस के डिफरेंट मार्कर्स है। सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगी, साथ में पेशेंट का LDH ज़्यादा होगा। ठीक है, रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, दे आर द मार्कर ऑफ हीमोलाइसिस, हमने वहाँ पढ़ा था। अब जनाब अगर किसी पेशेंट के अंदर आप देखें कि सीरम टोटल बिलिरुबिन तो तमाम के अंदर ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि सोलम अनकंजुगेटेड थोड़ा ज़्यादा है, कंजुगेटेड भी ज़्यादा है, लेकिन पेशेंट के अंदर क्या है, ALT और AST ज़्यादा है, मगर ALT जो है विल बी मोर देन AST है। ठीक है, तो इट मीन्स कि पेशेंट किस चीज़ का है, हेपेटिक जाइंटिस का है या हेपेटाइटिस का पेशेंट है। ठीक है, नॉर्मली हर हेपेटाइटिस के अंदर क्या होती है, AST ज़्यादा होती है AST से। ठीक है, लेकिन एक ही हेपेटाइटिस है जिसे हम कल पढ़ चुके हैं, वो है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर AST मोर देन ALT। ठीक है, और उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह थी कार्डियोमायोपैथीज। यानी हमने ये पढ़ा था अल्कोहल जहाँ हमारे हेपेटोसाइट के ऊपर अटैक करता है वही हमारे मायोकार्डियम के ऊपर भी अटैक करता है, और मज़ीद मायोकार्डियम से AST आता है। इसी वजह से AST की वैल्यू ALT से बड़ी होती है। ठीक है, तो जनाब जब भी किसी पेशेंट के अंदर सिर्फ AST और ALT ज़्यादा हो जाए तो इसे हम कहते हैं हेपेटिक जाइंटिस। अगर किसी LFT को आप देखें और उसके अंदर सिर्फ क्या हो गई है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है और साथ में ALP अल्कलाइन फास्फेटेज ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो गई है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है या पोस्ट हेपेटिक जाइंटिस है। ठीक है, तो जनाब इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ना आप सारी बातों को याद कर सकते हैं ना उम्र के लिए याद रख सकते हैं। वो तमाम चीज़ें जो आपकी क्लिनिकली की लाइफ के लिए और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगी। ठीक है, जबकि हेपेटाइटिस के अंदर क्या होगी,
ALT ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा ALT ज़्यादा होगी। और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर ALP ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जनाब यू ऑलरेडी नाउ दैट कि ओनली अगर किसी LFT के अंदर सिर्फ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है तो ये हमें प्री हेपेटिक जॉन्डिस सजेस्ट करती है, विच इज़ द मार्कर ऑफ हीमोलाइसिस, ठीक है। AST के एनालिसिस, ये बातें मैं कह चुका हूँ, आप इधर दोबारा भी सुन सकते हैं। AST इज़ आल्सो फ्रॉम मायोकार्डियम, दैट्स वाई नॉन स्पेसिफिक इन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। एडिशनल AST इज कमिंग फ्रॉम अल्कोहलिक कार्डिक मायोपैथी, ठीक है। अब जनाब अगर आप किसी अच्छी लैब से करवाए LFT के अंदर, फॉर एग्जांपल शौकत खानम से, चगताई से या इन लैबों से आप करवाए, तो उसके अंदर आपको कुछ 3-4 और पैरामीटर्स भी वो बताएंगे, ठीक है। तो वो पैरामीटर क्या है? वो पैरामीटर है गेमा GT, गेमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, और साथ में आपको बताएंगे PT के बारे में, प्रोथ्रम्बिन टाइम, APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है। PT और APTT के बारे में तो आप इंशाल्लाह बहुत कुछ जानते होंगे, बिकॉज इसको हमने हेमाटोलॉजी के अंदर डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। तो जनाब हेमोलिटिक एनीमिया के पेशेंट में तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? नॉर्मल होगी, ठीक है। लेकिन हेपेटाइटिस के पेशेंट में अगर आप देखें तो उसके अंदर क्या होती है? गेमा GT नॉर्मल होगी, या जब अगर किसी पेशेंट के अंदर अल्कोहलिक होगा तो अल्कोहलिक के अंदर ज़्यादा होगी। थोड़ा गेमा GT के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। गेमा GT इज़ मेड बाय हेपेटोसाइट, ठीक है। ये हेपेटोसाइट इसको बनाती है, जो बाइल के अंदर क्या होती है? रिलीज़ होती है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ड्रग्स मौजूद हैं, ऐसे ड्रग्स भी मौजूद है जो अगर हमारे बॉडी के अंदर आए तो वो क्या करती है? हेपेटोसाइट को स्टिमुलेट करती है और गेमा GT के रिलीज़ को ज़्यादा करती है, ठीक है। जो कौन सा ड्रग है? एक है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जिसे हम कहते हैं पेनिटॉइन, ठीक है। और एक है अल्कोहल। अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल करता है गेमा GT को इज़ यूज फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ अल्कोहल। जो अगर किसी पेशेंट में आप ये मालूम करें कि जनाब साहिब जो है अल्कोहलिक है या नहीं है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? जो पहले हमने किया था वो केज क्वेश्चन है, वो भी कर सकते हैं। और आप उसको अगर स्क्रीनिंग करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप उसके लैब से गेमा GT करवा सकते हैं, ठीक है। तो जनाब गेमा GT जो है हेपेटाइटिस के अंदर आपको नॉर्मल मिलेगी, लेकिन अगर कोई पेशेंट अल्कोहलिक है तो उसके अंदर फिर आपको गेमा GT ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और जनाब अगर कोई पेशेंट क्या है, कोई पेशेंट पोस्ट हेपेटिक का जो पेशेंट है या बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का है, तो उसके अंदर आपको गेमा GT ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि गेमा GT को हेपेटाइटिस हेपेटोसाइट प्रोड्यूस करेंगे लेकिन आगे वो नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगी? फॉर एग्जांपल ये लीवर के अंदर प्रोड्यूस हो गए, ये हमारे बाइल डक्ट के अंदर, हमारे ड्यूडिनम के अंदर नहीं चले जाए, ये रास्ता इधर बंद है, ये क्या होगी? दोबारा लीवर के अंदर आएंगे और हेपेटिक वेन के ज़रिए इन्फीरियर वेना केवा के साथ मिल जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है वो सर्कुलेशन के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो गेमा GT जो है ये बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। PT के बारे में आप जनाब आप ये बहुत कुछ जानते हैं कि प्रोथ्रम्बिन टाइम है और ये हमें एक्सट्रिंसिक पाथवे की खबर देती है, ठीक है। तो एज़ यू नो आपको पता है कि ये जो इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर है, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ से आते हैं? ये लीवर, हमारे ये सारे लीवर बनाते हैं, ठीक है। तो जब लीवर के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा होगा तो PT की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और जनाब पोस्ट हेपेटिक या बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर भी ये ज़्यादा होगी, लेकिन वहाँ किस वजह से ज़्यादा है? ड्यू टू विटामिन K डिफिशिएंसी। विटामिन K डिफिशिएंसी आप ऑलरेडी हमने बाइल साल्ट के साथ पढ़ा था कि ये फैटी एसिड और विटामिन K जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसकी एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की काम है? ये बाइल का काम है। तो जब बाइल नहीं होगा, बाइल जनाब हमारे ड्यूडिनम में नहीं जाएगा, तो इन तमाम ADE की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिससे विटामिन K की डिफिशिएंसी होगी और जिससे क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 ये क्या होंगे?
2719 जो ऑलरेडी आपको पता है कि ये दे आर द मेन क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर, तो वो नहीं होंगे जिससे पीटी बढ़ेगी। ठीक है, तो पीटी के बारे में आप ये याद रखिए जनाब की जो पीटी है पीटीडी है वो क्या करते हैं, वो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर को चेक करते हैं। पीटी चेक करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को और एपीटीटी चेक करता है इंट्रिंसिक पाथवे को। ठीक है, पीटी के बारे में आप याद रखिए कि अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलएफटी की प्रोग्नोस्टिक वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आपके साथ आया है, किसी फॉर एग्जांपल पेशेंट ने सुसाइड किया, सुसाइड में उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग ली हुई है। ठीक है, और पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट करे तो आपसे पूछे जनाब कि इस पेशेंट के अंदर प्रोग्नोस्टिक वैल्यू ऑफ लीवर क्या है, कि ये पेशेंट कितना ठीक है, कितना ख़राब है, या कितना इसकी ये आगे ठीक होगा या नहीं, तो इसे कहते हैं प्रोग्नोस्टिक वैल्यू। तो एलएफटी के अंदर जो प्रोग्नोस्टिक वैल्यू होती है पे वो है पीटी या प्रोथ्रम्बिन टाइम। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर इन आवर ब्लड लाइफ ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर आप जानते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर में आप मास्टर हैं, हमने हेमाटोलॉजी के अंदर बड़ी डिटेल से इसको पढ़ा है। तो जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी जो हाफ लाइफ है वो 70 से लेके 72 हावर है। ठीक है, और सबसे जो शॉर्ट लाइफ है वो कितनी है, वो 7 फैक्टर नंबर 7 की है। ठीक है, वो तकरीबन कितनी है, 7 हावर है। तो ये जो जनाब पीटी है या प्रोथ्रम्बिन टाइम है, इट इज़ द फर्स्ट टेस्ट टू डिरेंज आफ्टर एनी टाइप ऑफ लीवर इंजरी। अगर किसी पेशेंट में कोई भी ऐसी क्या होती है लीवर इंजरी चल रही हो तो सबसे पहले जो मार्कर रेस होता है वो होता है पीटी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो जल्दी रिकवर होता है वो भी क्या है, प्रोथ्रम्बिन टाइम है। ठीक है, तो जनाब प्रोथ्रम्बिन के बारे में आप ये याद रखें कि प्रोथ्रम्बिन हमारे एक्सट्रिंसिक पाथवे को क्या करती है, उसके बारे में बताती है। और जब भी लीवर के अंदर कोई इंजरी हो जाए तो सबसे पहले ये ज़्यादा होती है, और जब भी लीवर रिकवर होने लगता है तो सबसे पहले ये कम होती है। और प्रोग्नोस्टिक वैल्यू हमें क्या बताती है, एलएफटी के अंदर प्रोग्नोस्टिक वैल्यू जो बताती है वो है पीटी। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप जनाब आते हैं एपीटीटी की तरफ। आप जानते हैं कि एपीटीटी हमें इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में बताती है जिसकी नॉर्मल वैल्यू 33 सेकंड है, और इसका जो पूरा नाम है वो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, वो भी क्लॉटिंग फैक्टर की डिफेक्ट से होता है, तो हेपेटाइटिस के अंदर ये ज़्यादा होंगे। ठीक है, आप जनाब आपको पता है कि हमारे जितने भी प्रोटीन है वो हमारे लीवर बनाता है, तो उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनकोटिक प्रेशर। ठीक है, तो वो है सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन की नॉर्मल वैल्यू भी आप जानते हैं 3.5 से लेके 4.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो जब भी लीवर के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द जाइंटिस। ठीक है, तो इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वायरसेस। ठीक है, तो हमारे पास तकरीबन 6 वायरसेस है जो हमारे लीवर के ऊपर अटैक करते हैं और जो हेपेटाइटिस काज करते हैं। उसके नाम है जनाब हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस एंड हेपेटाइटिस जी वायरस। ठीक है, ये तमाम वो 6 वायरसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर लीवर के ऊपर अटैक करते हैं और हेपेटाइटिस काज करते हैं। ठीक है, इन ची के दरमियान सिर्फ हेपेटाइटिस बी जो है ये डीएनए वायरस है। यू ऑलरेडी नाउ दैट कि हेपेटाइटिस के वायरस के अंदर एक कोर होता है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होती है और एक इसके ऊपर प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, और बाज़ वायरस के ऊपर क्या होता है, एनवेलप भी होता है। ठीक है, जिसे हम एनवेलप एंड नॉन एनवेलप वायरस कहते हैं। तो जनाब इन शॉर्ट हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इट इज़ अ डीएनए वायरस। आप ऑलरेडी जानते हैं कि वायरस के अंदर या तो डीएनए होती है या आरएनए होती है, दोनों कभी नहीं होते। तो हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर ओनली डीएनए मौजूद है, जबकि हेपेटाइटिस ए सी डी ई जी इन तमाम के अंदर आरएनए मौजूद है। ठीक है, जिसे हम आरएनए वायरस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है ये अपनी फैमिली से बिलोंग करती है और इसकी फैमिली का नाम है पाइकार्ना वायरस। ठीक है,
हेपेटाइटिस बी जिस फैमिली से बिलोंग करती है उसे कहते हैं हिप्पोडायना वायरस, ठीक है, या हिप्डाना वायरस। सी फ्लेवी वायरस। और हेपेटाइटिस डी जो है इसकी कोई फैमिली मालूम नहीं है, इसे कहते हैं डिफेक्टिव। डिफेक्टिव की यहाँ दो मानी है कि एक तो हेपेटाइटिस डी वायरस जो है इसकी फैमिली मालूम नहीं है, और दूसरा ये कि ये अलोन इन्फेक्शन काज नहीं करता, ठीक है, ये हमेशा हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ हमज़मान आता है। अब जनाब ये जो हेपेटाइटिस ई वायरस है इट्स बिलोंग टू अकेल्सी, ठीक है, और हेपेटाइटिस जी वायरस जो है इट विल बिलोंग टू द फ्लेवी फैमिली। तो इन शॉर्ट ये तमाम इनके फैमिलीज़ के नाम आ गए, ठीक है। हेपेटाइटिस है पाइकार्ना वायरस, हेप्टाइना वायरस, फ्लेवी वायरस, डिफेक्टिव, कैल्सियन फ्लेवी फैमिली, ठीक है। अब जनाब इनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह है, ये किस तरह स्प्रेड होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस दे आर बोथ ट्रांसमिटेड वाया फीको ओरल रूट, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, सी वायरस है, डी वायरस है, ये तीनों क्या होते हैं, ब्लड बोर्न वाया ब्लड दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट वाया किसिंग, सकिंग, पकिंग। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से क्या होती है, दे आर ट्रांसमिटेड, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसकी होती है। और वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मदर क्या है, प्रेग्नेंट है, अगर मदर प्रेग्नेंट है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको क्या हो गई, ये वायरस लग गए, तो ये वायरस मदर से क्या होती है, बेबी के अंदर जाती है और बेबी को अफेक्ट करती है। तो इस ट्रांसमिशन को कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशंस। प्रेग्नेंट मदर से बेबी को जो वायरस जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाए उसे कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। जनाब ये जो वर्टिकल ट्रांसमिशंस है इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखिए कि टॉर्च से हम इसको याद कर सकते हैं। ये जो TO है, TO का मतलब है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, R का मतलब है रूबेला, C का मतलब है साइटोमेगेलो वायरस, और H का मतलब है हेपेटाइटिस बी वायरस, C वायरस, D वायरस, HIV वायरस एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। तो इसे कहते हैं जनाब वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस जी वायरस है दे आर ब्लड बाउंड, ठीक है, वो ब्लड के ज़रिए ही ट्रांसमिट होते हैं। तो इन शॉर्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस दे आर ट्रांसमिटेड वाया ब्लड, वाया सेक्सुअल कॉन्टेक्ट एंड वाया वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। अब जनाब आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की तरफ। तो इंक्यूबेशन पीरियड आपको पता है कि अगर आज किसी पेशेंट को क्या हो, वायरस उसकी बॉडी में चला गया, ठीक है, वो इन्फेक्ट हो गया, और कुछ वक्त बाद उसकी क्या हो गई, साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस हो गई। तो जनाब आज जो वायरस एंटर हुआ है और अनटिल साइन सिम्टम प्रोडक्शन, इसके अंदर जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है इसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। फर्स्ट एक्सपोजर से लेके साइन सिम्टम की प्रोडक्शन तक जो टाइम है उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन प्योर रट्टा है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो 15 से लेके 45 डेज़ है, और हेपेटाइटिस बी वायरस का 30 से लेके 180 डेज़ या 1 to 6 मंथ है। हेपेटाइटिस सी वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 6 to 7 वीक। डी का जो है वो 20 to 90 डेज़। ई का जो है वो 15 से लेके 60 डेज़, ठीक है। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड है। अब जनाब ये कौन कौन सी लीवर डिजीज़ काज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनाब जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो एक्यूट हेपेटाइटिस ए काज करता है, और ये और ई जो है एक्यूट हेपेटाइटिस ई काज करती है, बिकॉज क्योंकि दोनों का रूट क्या है, सेम है, और इसी तरह एक ही डिजीज़ एक्यूट डिजीज़ दोनों काज करते हैं, ठीक है। अब जनाब ये जो दोनों बोथ आर 99% रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। 99% हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई खुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं, ठीक है।
और 1% जो है वो क्या होती है, एक्यूट फ्लुमिनेंट हेपेटिक फेलियर काज करते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस ए भी 1% काज करता है और हेपेटाइटिस ई भी 1% काज करता है। लेकिन ई के अंदर एक बात है कि अगर वो पेशेंट जो नॉन प्रेग्नेंट है, वो पेशेंट जो प्रेग्नेंट नहीं है, उसके अंदर 1% एक्यूट फ्लुमिनेंट हेपेटिक फेलियर होगी और 90% रिकवरी होगी। इफ़ द पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट तो फिर क्या होगा, 20 to 30% फ्लुमिनेंट हेपेटिक फेलियर होगी। ठीक है, दोबारा अगर मैं रिकॉल करूं, अगर किसी पेशेंट के अंदर एक्यूट हेपेटाइटिस ई चल रही है और पेशेंट क्या है, नॉन प्रेग्नेंट है, तो उसके अंदर 99% रिकवरी होगी और 1% एक्यूट फ्लुमिनेंट हेपेटिक फेलियर होगा। ठीक है, और अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो और हेपेटाइटिस ई चल रही हो मगर पेशेंट क्या हो, प्रेग्नेंट हो, तो फिर उसके अंदर 20 से लेके 30% एक्यूट फ्लुमिनेंट हेपेटिक फेलियर होगी और 70 to 80% फिर क्या होगी, रिकवरी होगी। ठीक है, अब जनाब हम पढ़ते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन के बारे में। पहले भी मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन से, इसको याद करने का जो फार्मूला है उसे कहते हैं टार्च, और इसको मालूम करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन आप लैब है उसका नाम भी टार्च है। ठीक है, तो टार्च में हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस, hepatitis virus, B virus, C virus, HIV virus and herpes virus and syphilis, they are all vertical transmission जो मदर से बेबी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन के पीरियड के बारे में भी मैंने बताया कि टाइम फ्रॉम द एंट्री ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ ह्यूमन बॉडी टिल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट सिम्टम। ठीक है, अब जनाब ये जो हमने कहा कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई बोथ विल काज, क्या काज करती है, एक्यूट हेपेटाइटिस काज करती है। ठीक है, तो ये जो एक्यूट हेपेटाइटिस है उसकी ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ है। अगर किसी पेशेंट के अंदर लेस देन 6 मंथ के अंदर हेपेटाइटिस चल रही है तो इसे हम कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस। ठीक है, ये एक्यूट और क्रॉनिक का जो मामला है ये डिफरेंट डिजीज़ के अंदर डिफरेंट है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप डायरिया के बारे में बताएं तो डायरिया एक्यूट उसे कहते हैं जो लेस देन 2 वीक के अंदर हो। ठीक है, अगर वो मोर देन 2 वीक हो जाए तो फिर हम उसे क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट के अंदर आर्थराइटिस चल रही हो और लेस देन 6 वीक हो, ठीक है, तो उसे हम एक्यूट आर्थराइटिस कहते हैं। अगर किसी के अंदर मोर देन 6 वीक से आर्थराइटिस चल रही हो तो उसे हम फिर क्रॉनिक आर्थराइटिस कहते हैं। या किसी पेशेंट के अंदर अगर लेस देन 3 वीक के लिए कफ़ चल रही हो तो उसे हम एक्यूट कफ़ कहते हैं। अगर मोर देन 3 वीक हो जाए तो उसे हम फिर क्रॉनिक कफ़ कहते हैं। ठीक है, अगर किसी के अंदर हेपेटाइटिस चल रही हो लेस देन 6 मंथ तो उसे हम कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस, और अगर मोर देन 6 मंथ हो जाए तो फिर हम उसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो जनाब एक्यूट हेपेटाइटिस के कुछ स्टेजेस है। अब उस स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो स्टेज है वो है इंक्यूबेशन पीरियड का। इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर जो पेशेंट होता है ही इज़ कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक। ठीक है, और अगर आप उसकी ये LFT करें तो LFT के अंदर में आपको माइल्ड ALT और AST एलिवेटेड मिलेंगे। ठीक है, दूसरा जो स्टेज है उसे कहते हैं प्री एक्टेरिक स्टेज। प्री एक्टेरिक स्टेज यानी एक्टेरिक का मतलब है जाइंडस, तो यानी इस पेशेंट के अंदर बिफोर जाइंडस वाले साइन सिम्टम्स होगी। ठीक है, patient will represent you in a fever, malaise, nausea, vomiting, anorexia, and on examination the patient will have tender hepatomegaly। ठीक है, तीसरा जो स्टेज है उसे कहते हैं एक्टेरिक
या जाइंडिस फेज। इस स्टेज के अंदर पेशेंट को जाइंडिस होगी, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड स्क्लीरा, और साथ में पेशेंट को प्रोराइटिस होगी, स्किन रैश होगी, और पेशेंट को क्ले कलर स्टोर होगी। यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि ये हमें क्या बताती है, इंट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस बताती है। ठीक है, बिलिरुबिन के बारे में हम ऑलरेडी कम्प्लीटली जानते हैं कि प्रोराइटिस क्यों होगी और क्ले कलर स्टोल क्यों होगी। ठीक है, और इसका जो फोर्थ स्टेज है वो है कन्वल्सन्स। कन्वल्सन्स इज़ अ रिकवरी फेज। ठीक है, जनरली इट टेक 8 to 9 months। तो एक्यूट हेपेटाइटिस जो है इट इज़ मोस्टली काज ड्यू टू हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। ठीक है, और हमने कहा था कि 99% ये क्या होती है, रिकवर होती है, और इसकी जो रिकवरी है वो 8 to 9th वीक लेती है। ठीक है, और एक्यूट हेपेटाइटिस के ये 4 स्टेजेस है, इंक्यूबेशन पीरियड, प्री एक्टेरिक, एक्टेरिक एंड कन्वल्सन। ठीक है, अब जनाब हेपेटाइटिस को मालूम करने के लिए, हेपेटाइटिस ए और ई को मालूम करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, उसके लिए सेरालॉजी करते हैं। तो एक्यूट इन्फेक्शन को मालूम करने के लिए हम क्या देखते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस IgM एंटीबॉडी देखते हैं, और ई वायरस के लिए anti-HEV IgM एंटीबॉडी देखते हैं। जब भी IgM हमें देखे तो इट मीन्स कि एक्टिव इन्फेक्शन है, और जब भी IgG हमने देखे तो इट मीन्स कि क्या हो रही है, कि यहाँ पर अभी रिकवरी हो रही है। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये क्या करते हैं, ये एक्यूट हेपेटाइटिस काज करते हैं, और वो 99% खुद बहुत 8 to 9 वीक के अंदर रिकवर होता है। ठीक है, तो IgM हमें एक्टिव हेपेटाइटिस के बारे में बताएगी, एक्टिव इन्फेक्शन के बारे में, और IgM जो है वो रिकवरी के बारे में बताएगी। अब दोनों का ट्रीटमेंट भी जनाब सेम है। ट्रीटमेंट कुछ इस तरह है कि हेपेटाइटिस ए के अंदर और ई के अंदर हम कोई एंटी वायरल ड्रग नहीं देते, हम पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ IV फ्लूइड्स देते हैं और साथ में एंटी एमेटिक्स देते हैं। ठीक है, मार्केट में एक सिरप मौजूद है जिसे हेपामार्स कहते हैं। ठीक है, लोग इसको ज़्यादा देखें, लेकिन किसी बुक में आपको हेपामार्स का नाम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ कंपनियों की फरमाइश है और ये हकीम लोगों की कारनामे है। ठीक है, तो आप पेशेंट के, लेकिन एक बात है, अगर आप पेशेंट को कोई ड्रग ना दे और आप कहे कि इसका इलाज नहीं है तो फिर और मसला होगा। ठीक है, तो जनाब पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो है सपोर्टिव IV फ्लूइड्स है, और एंटीएमेटिक आप दे सकते हैं, और कोई एंटीवायरल नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ये ख़ुद बहुत ठीक हो जाए। हेपेटाइटिस ई वायरस के अंदर भी आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है और फ्लुमिनेंट हेपेटिक फेलियर के अंदर जा रही है तो फिर आप क्या करेंगे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे। जब भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगी तो शी विल बी ओके। ठीक है, अब जनाब आपने इतना तो जान लिया कि क्या होता है, ये एक्यूट फेलियर होता है। तो आप ये भी जान रखें कि जनाब लीवर जो है, लीवर हैज़ रिमार्केबली रीजनरेटिव एबिलिटी। लीवर हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक ही आर्गन है जिसके अंदर क्या है, रीजनरेटिव की एबिलिटी है, और वो भी ऐसी नहीं है, रिमार्केबली है। ठीक है, आपने जनाब ये सुना होगा कि जब भी लीवर ट्रांसप्लांट होती है तो जो डोनर होते हैं, डोनर से लीवर का थोड़ा हिस्सा निकालते हैं। ठीक है, और जो एक्सेप्टर है उसको लगाते हैं, और वहाँ पर ये क्या होती है, जो डोनर का लीवर है वो भी रीजनरेशन करता है, फुल लीवर बनता है, और वहाँ पर जो पेशेंट है उसको जो लीवर लगा है, अगर वो उसकी HLA क्या होती है या बॉडी उसको एक्सेप्ट करे तो फिर उसकी भी पूरी लीवर बन जाती है। तो लीवर के अंदर रिमार्केबल रीजनरेटिव एबिलिटी है। अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन आ जाए और इसकी हेपेटिक लोब्यूल को डैमेज करे तो जब वो रिकवर हो जाएगी तो ये ख़ुद ब खुद अपने हेपेटिक लोब्यूल की रीजनरेशन करेगा। ठीक है, अब जनाब एक्यूट फ्लुमिनेंट हेपेटिक फेलियर किसे कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने कहा कि 1% हेपेटाइटिस ए के साथ होता है और 20 to 30% प्रेग्नेंट फीमेल इन हेपेटाइटिस ई वायरस के साथ होता है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन एंड हेपेटिक एनसेफेलोपैथी लेस देन 8 वीक
ऑफ एनी टाइप ऑफ लीवर इंजरी। ठीक है, हमने तो पढ़ा था कि पोर्टल हाइपरटेंशन और हेपेटिक फेलियर लीवर सिरोसिस की दो क्या है स्टिग्माइट ऑफ CLD है। अगर किसी पेशेंट के अंदर ये लेस देन 8 वीक के अंदर पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस हो जाए तो इसे हम कहते हैं एक्यूट फुलमिनल हेपेटिक फेलियर। ठीक है, और इसका जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो क्या है, लीवर ट्रांसप्लांट है। ठीक है, अब जनाब प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ई के अलावा और भी बहुत ऐसी काजेज़ है जो जॉन्डिस करवाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो मेन काज जो है वो क्या है, हेपेटाइटिस ई वायरस है। अगर आपसे पूछे कि फ़ीमेल के अंदर, प्रेग्नेंट फ़ीमेल के अंदर जॉन्डिस की प्रोडक्शन की मेन काज क्या है, वो है हेपेटाइटिस ई वायरस। द लीडिंग काज इज एक्यूट हेपेटाइटिस विच इज़ ड्यू टू हेपेटाइटिस ई वायरस। ठीक है, दूसरी काज जो है वो कोलिस्टेटिक जॉन्डिस ऑफ प्रेगनेंसी है और ये बिनाइन है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर भी पढ़ा था कि स्टेरॉयड जो है वो क्या करती है, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करती है। तो यू ऑलरेडी नो कि ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या होती है, इसके अंदर स्टेरॉयड, ये खुद ही स्टेरॉयड हार्मोन है। या अगर हम देखें OCPs का नाम हमने उधर लिखा था और OCPs के अंदर भी प्रोजेस्टेरोन मौजूद है। और प्रेगनेंसी, आपको पता है कि प्रेगनेंसी तो होती है अंडर द कमांड ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो इसी प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या होती है, बाइल डक्ट कंट्रैक्शन की स्लो डाउन होती है। तो इसकी स्लो डाउन की वजह से जॉन्डिस होती है, मगर ये बिनाइन कंडीशन है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है ये खुद बहुत ठीक हो जाती है। एक्यूट फैटी लीवर आप प्रेगनेंसी हो सकती है, मगर ये भी एक रेयर कंडीशन है। हेल्प सिंड्रोम कॉमन है। हेल्थ सिंड्रोम के अंदर एक ही एल इजाफा है, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड LFTs एंड लो प्लेटलेट। ठीक है, ये काम होते हैं किस वजह से, प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया की वजह से, जिसे हम टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ठीक है, अब जनाब ये तो वो काजेज़ हो गई जो प्रेगनेंसी के अंदर फ़ीमेल के अंदर जॉन्डिस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब जनाब अगर किसी पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस चल रहा है तो उसे हम प्रोपाइलेक्सिस देते हैं, यानी आइंदा इसको क्या हो जाए या फ्यूचर में इसको हेपेटाइटिस ए वायरस ना हो जाए। ठीक है, तो एक जब इसकी दो ही कंडीशंस हम देते हैं, दो ही टाइप देते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन और दूसरे होते हैं को देते हैं पोस्ट एक्सपोजर। ठीक है, अगर कोई पेशेंट हेपेटाइटिस ए वायरस से भी इन्फेक्ट नहीं हुआ है और ऑलरेडी फ्यूचर के लिए हम देते हैं तो उसके अंदर हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन देते हैं। और अगर किसी पेशेंट के अंदर अभी हुई है हेपेटाइटिस ए वायरस, अभी उसके अंदर चल रही है, तो उसको अंदर हम पोस्ट एक्सपोजर कहते हैं। ठीक है, ये जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए हम देते हैं, दे आर इंजेक्शन हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। ठीक है, 1 ml IM हम देते हैं। ठीक है, ये हम किन हज़रात में देते हैं, इसकी इंडिकेशन क्या है, इसकी इंडिकेशन ये है कि हम ये फूड हैंडलर्स के अंदर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारे वेटर्स या ब्रदर सिस्टर्स होते हैं जो होटलों के अंदर काम करते हैं तो उसके अंदर देते हैं। वो इसलिए कि यू ऑलरेडी नो दैट हेपेटाइटिस ए वायरस एंड ई वायरस जो है दे आर फीको ओरल रूट से मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसकी होती है। ठीक है, सीवेज वर्कर्स, ठीक है, और ट्रेवल टू एंडेमिक एरिया, अगर किसी एंडेमिक एरिया में आप जा रहे हैं तो आपको एक्यूट इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है। एंडेमिक के बारे में, कोविड-19 के बारे में हर कोई जानता है कि द परसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया उसको एंडेमिक कहते हैं। अगर किसी ख़ास एरिया के अंदर एक वायरस, एक बैक्टीरिया, एक इन्फेक्शन मौजूद है तो उस एरिया को हम एंडेमिक कहते हैं। ठीक है, आप पोस्ट एक्सपोजर किसको देंगे, अगर कोई पेशेंट 1 और 40 एज के दरमियान है तो उसे हम वैक्सीन देंगे। ठीक है, उसे हम वैक्सीन देंगे एक्यूट इम्यूनाइजेशन का, उनको हेपेटाइटिस ए वायरस 1 ml IM देंगे। ठीक है, और अगर किसी पेशेंट की एज लेस देन 1 ईयर है या मोर देन 40 ईयर है, या पेशेंट के अंदर कोई CLD या क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रहा है, या पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, तो इसके अंदर हम पैसिव इम्यूनाइजेशन देंगे। यानी एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब ये है कि हम पेशेंट को वायरस देंगे, मगर उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर डिजीज़ प्रोडक्शन की खासियत नहीं होगी। ये वैक्सीन की तारीफ भी है। वैक्सीन को अगर आप देखें, वैक्सीन इज़ अ सब्सटेंस मेड फ्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है
और लुक लाइक बिल्कुल उसी तरह होती है। हैविंग इट्स एंटीजेनिसिटी, उसके अंदर एंटीजेनिसिटी की खासियत होती है, बट डू नॉट हैव पैथोजेनिसिटी, लेकिन उसके अंदर डिजीज़ प्रोडक्शन की खासियत नहीं होती। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या करता है, जब हम वैक्सीन उसके बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है, ठीक है, उसी वायरस के ख़िलाफ़। तो जब अगर किसी पेशेंट की एज लेस दैन 1 ईयर है, मोर देन 40 ईयर है, या कोई CLD चल रही है, या पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर हम उसके अंदर वो वायरस नहीं देते, बल्कि डायरेक्ट उसके अंदर क्या देते हैं, हेपेटाइटिस एंटीबॉडीज़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ख़राब है, ठीक है। तो उसकी जो डोज है वो 0.02 ml पर kg है IV हम देते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस। तो हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में आप ये बातें याद रखें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो है, इसकी जो रूट है वो पिको ओरल है, ठीक है, ये RNA वायरस है, ठीक है। जब भी ये एक्यूट हेपेटाइटिस काज करती है, ठीक है जनाब, 99% जो है ख़ुद रिकवर हो जाती है, 1% जो है वो फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर काज करती है। और इसकी जो हम टेस्ट करते हैं वो है हेपेटाइटिस ए वायरस IgM और IgE। IgM हम एक्टिव वायरस के बारे में बताएंगे, एक्टिव इन्फेक्शन के बारे में, और IgG जो है ये हमें रिकवरी के बारे में बताएगी, ठीक है। इसके प्रोफाइलैक्सिस जो है उन लोगों को हम देते हैं जो फूड हैंडलर है, सीवेज वर्कर है, और या ट्रेवल टू एंडेमिक एरिया कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह वायरस की छोटी छोटी डिफिनीशंस अपने जहन में ज़रूर रखना। अब इससे पहले हमने हेपेटाइटिस ए के बारे में पढ़ा और हेपेटाइटिस ई के बारे में पढ़ा, अब थोड़ा बहुत हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ते हैं। बी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं कि बी जो है हेपेटाइटिस बी वायरस जो है, इट विल बिलोंग टू DNA, ये DNA वायरस है, और ये हेप्टाडाइना वायरस की फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, और ये ब्लड के ज़रिए भी ट्रांसमिट होती है, वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है, और STI भी होती है, ठीक है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 30 से लेके 180 डेज़ है, या 1 to 6 मंथ है, ठीक है। अब जनाब, जब किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो जाए तो इसके आउटकम्स क्या है, इसके आउटकम्स ये है जनाब कि सबसे पहले तो होगी एक्यूट हेपेटाइटिस, ठीक है, एक्यूट हेपेटाइटिस बी होगी। एक्यूट हेपेटाइटिस बी के अंदर 70 to 80% केसेस के अंदर हो पेशेंट विल बी सब क्लिनिकल या एसिम्टोमेटिक, ठीक है। 20 to 30% पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा विथ क्लिनिकल साइन, ठीक है। और जनाब ये जो 1% है इट विल गो टू एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, ठीक है। अब जनाब 6 महीने गुजरने के बाद क्या होता है, 6 महीने गुजरने के बाद 80 to 90% जो पेशेंट होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं, ठीक है। बाकी ये जो 5 to 10% पेशेंट है ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस के अंदर चले जाते हैं, और जो 5 से 10% लोग हैं वो कैरियर रह जाते हैं, ठीक है। तो कैरियर का मतलब क्या है, कैरियर का मतलब ये है जनाब कि कैरियर इज़ अ पर्सन हु है पैथोजन, जिसके अंदर पैथोजन होती है मगर वो क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है, बट कैन ट्रांसमिट डिजीज़ टू अदर। कैरियर वो पर्सन है जिसके अंदर ये हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूद है मगर ख़ुद तो एसिम्टोमेटिक है, मगर दूसरों को क्या कर सकता है, ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो 6 महीने गुजरने के बाद जनाब 80 to 90% पेशेंट ख़ुद ब खुद रिकवर होते हैं, 5 से 10% लोग कैरियर बन जाते हैं, और 5 से 10% लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस के अंदर चले जाते हैं। अब जनाब क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी जो है इसके अंदर भी 2 फेजेस है, एक को कहते हैं क्रॉनिक एक्यूट हेपेटाइटिस और दूसरे को कहते हैं क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस, ठीक है। क्रॉनिक एक्यूट हेपेटाइटिस को हम CAH कहते हैं और क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस को CPH कहते हैं, ठीक है।
तो अगर इसके बारे में आप ये जानें, ये जो हमने पढ़ा कि क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस एंड क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस, तो आप किसी पेशेंट को देख के ये कभी नहीं कह सकते कि जनाब दिस इज़ द पेशेंट ऑफ क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस एंड दिस इज़ द पेशेंट ऑफ क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस, बल्कि ये आपको बायोप्सी के ऊपर मिलेगी ये क्लासिफिकेशन। दिस इज़ द मार्पोलॉजिकल टाइप ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है जनाब, मैसिव हेपेटिक इन्फ्लेमेशन होती है और मैसिव हेपेटोसाइट नेक्रोसिस होती है और आर्किटेक्चर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। आर्किटेक्चर्स यू ऑलरेडी नो दैट के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होती है हेपेटिक लोब्यूल की, सेंटर में हेपेटिक वेन होता है, एरे ऑफ हेपेटोसाइट्स होती है, स्पेस ऑफ डिजी होता है, कपर सेल्स होते हैं, I2 सेल्स होते हैं जनाब, साइनोसाइड्स होती है। एक खूबसूरत सा शक्ल है आर्किटेक्चर से जिसको रब्बे करीम ने बनाया है। तो ये वायरस क्या करता है, उसकी आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और जनाब जो क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस है या CPH है, इसके अंदर क्या होती है, मिनिमल इन्फ्लेमेशंस होती है, मिनिमल हेपेटिस साइड नेक्रोसिस होती है और आर्किटेक्चर जो होती है वो अपनी जगह पर सलामत होते हैं, ठीक है। तो जनाब क्रॉनिक हेपेटाइटिस पेशेंट के अंदर दो फेजेस हो जाती है। एक होती है क्रॉनिक एक्यूट हेपेटाइटिस जिसके अंदर क्या होती है, सीवियर नेक्रोसिस होती है और हेवियर हेपेटोसाइट इंजरी होती है और आर्किटेक्चर डैमेज होता है। जबकि क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस के अंदर मिनिमल इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस होती है, ठीक है। अब जनाब ये जो क्रॉनिक एक्यूट हेपेटाइटिस है ये जल्द ही रिकवर कर जाते हैं सिरोसिस ऑफ द लीवर और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। तो 1 to 2% हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवाते हैं, ठीक है। अब जनाब ये जो क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस है ये क्या करते हैं, ये इस स्टेज पर भी क्या करती है जनाब, रिकवरी कर जाते हैं। इस टाइम हमारे इम्यून सिस्टम को ख्याल आता है और वो काम करना शुरू करता है और पेशेंट क्या होता है, रिकवर होता है, ठीक है। अब जनाब इस स्टेज के अंदर एक ऐसा स्टेज भी है कि पेशेंट स्टेटस को में चला जाता है। स्टेटस क्यों ऐसी स्टेज है कि उसके अंदर वायरस बॉडी के अंदर होती है लेकिन ना इम्यून सिस्टम उसके ऊपर अटैक करता है ना वो ख़ुद इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है और मिलजुल के एक टाइम गुजार रहे होते हैं। इसे कहते हैं स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू के अलावा भी जो क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस है ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा काज कर सकता है मगर 1 to 2%, ठीक है। तो अगर मैं आपको दोबारा रिकॉल करूँ तो आउटकम ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस जो है सबसे पहले तो आपको पता है कि 70 to 80% पेशेंट क्या होते हैं, सब क्लिनिकल होते हैं और 2 to 30% क्लिनिकल होते हैं। 6 महीने गुजरने के बाद जनाब 80 to 90% लोग खुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं और 5 से 10% लोग कैरियर बन जाते हैं और 5 से 10% लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस के अंदर दाखिल होते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस के अंदर जब दाखिल होते हैं तो क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में दाखिल होते हैं या क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस के अंदर दाखिल होते हैं। क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस वाला जनाब वो भी रिकवर हो जाता है या स्टेटस को के अंदर दाखिल होता है और या तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा प्रोड्यूस करता है। और क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस के अंदर जब फेज दाखिल होती है तो पेशेंट दाखिल होता है, ये चेंजेस बड़ी एग्रेसिव होती है और बड़ा जल्द ही पेशेंट सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा प्रोड्यूस करता है। तो इन शॉर्ट हेपेटाइटिस बी वायरस जब बॉडी के अंदर आता है तो 80 to 90% ख़ुद ब खुद रिकवर होता है और 1 to 2% जो है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब जनाब ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इसकी पोर इम्यूनोलॉजिकल पेजेस है, ठीक है। इसकी पोर इम्यूनोलॉजिकल पेजेस कुछ इस तरह है कि सबसे पहले तो क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम टॉलरेट करता है, बर्दाश्त करता है, ठीक है, जिसे कहते हैं इम्यून टॉलरेट पेज, ठीक है, जो CPH भी हम कहते हैं, क्रॉनिक परसिस्टिव हेपेटाइटिस, ठीक है।
या एक पेश है जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम कहता है नहीं भाई तू बाहर से आया है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, जिसे कहते हैं इम्यून क्लियरेंस फेज, जिसके अंदर क्या होती है, जितनी ज़्यादा जंग होती है उतनी हमारी लीवर की डैमेज होती है और अर्ली चांसेस होते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और CLD की। ठीक है, इम्यून सिस्टम मानने वाला नहीं, वो उसको निकालने में ही लग जाता है। ठीक है, और 4 जो फेज़ है उसे कहते हैं कैरियर स्टेजेस, या पेशेंट उसके अंदर होता है, पेशेंट के अंदर वायरसेस होती हैं मगर उसको कुछ नहीं कहते, एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ ज़िंदगी गुजारते हैं लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंच जाते हैं। जो 4th इम्यूनोलॉजिकल फेज़ है वो है रीएक्टिवेशन। ये जो कैरियर स्टेजेस है जनाब, ये भी क्या होते हैं, ये भी रीएक्टिव स्टेज के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, जो अभी मिलजुल के ज़िंदगी गुजार रहे थे अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जब उसके अंदर जो नेटिव हेपेटाइटिस बी वायरस है उसके अंदर क्या होती है, म्यूटेशन होती है, चेंजेस आती है, या पेशेंट के अंदर कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन होती है। तो इसी वजह से जो कैरियर स्टेज था अब तक, जो हार्मो स्टेजेस था, वो अब किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में। तो इन शॉर्ट जो हेपेटाइटिस बी वायरस के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस है वो 4 फेजेस के अंदर होती है, या इम्यून टॉलरेंट फेज होगी, या इम्यून क्लियरेंस फेज होगी, या कैरियर स्टेट होगी, या कैरियर स्टेट जनाब क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के अंदर दाखिल होगा। ठीक है, अब जनाब ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इसकी कुछ मार्कर्स है। ठीक है, ये मार्कर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए और एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए। ये जो मार्कर्स हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब जनाब हेपेटाइटिस बी वायरस के जो है टोटल 3 एंटीजन्स है। ठीक है, सबसे पहले जो एंटीजन है उसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए एंटीजन, हेपेटाइटिस HBS एंटीजन। ठीक है, HBS एंटीजन का मतलब है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ये जो हेपेटाइटिस वायरस है उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। दूसरा जो एंटीजन है उसे कहते हैं HBC एंटीजन। HBC एंटीजन का मतलब है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। ठीक है, ये DNA के ऊपर प्रेजेंट होता है, या इट विल प्रेजेंट ऑन द कोर ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। और तीसरा जो एंटीजन है उसे कहते हैं HBeAg, जिसे कहते हैं हेपेटाइटिस बी एंटीजन। तो इन शॉर्ट हमारे बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इसके अंदर क्या होती है, हेपेटाइटिस बी वायरस के सरफेस के ऊपर 3 किस्म के एंटीजन्स मिल जाते हैं। एक सरफेस के ऊपर होता है उसे कहते हैं हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन, और जो कोर के अंदर होता है उसे हेपेटाइटिस कोर एंटीजन कहते हैं, और जो न्यूक्लियस के दरमियान है उसे कहते हैं हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन। ठीक है, तो जनाब हेपेटाइटिस बी वायरस के ऊपर जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन मौजूद है ये क्या है, इट इज़ द फर्स्ट वायरल मार्कर अपीयर इन सर्कुलेशन। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को अल्लाह ना करे हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाए या हेपेटाइटिस हो जाए, तो सबसे पहले उसकी ब्लड में कौन सी वायरल अपीयर होगी, पहली जो वायरल मार्कर अपीयर होगी वो होगी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है, इसीलिए आप जानते हैं जब आप किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी और सी वायरस जब आप इसको एडवाइस करते हैं तो आप उस टेस्ट में लिखते हैं कि HBsAg। ठीक है, HBsAg का मतलब ये है कि इट इज़ द फर्स्ट वायरल मार्कर विच विल बी अपीयर इन सर्कुलेशन। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इट विल शो अस एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब जनाब जो हेपेटाइटिस ई एंटीजन है, ठीक है, हेपेटाइटिस ई एंटीजन है, इट इज़ अ सेकंड वायरल मार्कर अपीयर इन सर्कुलेशन। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बता रहा है कि जनाब अब वायरल रिप्लिकेशन कर रहा है। हेपेटाइटिस एस सरफेस एंटीजन जो है वो हमें बताता है कि अभी इन्फेक्शन जो है एक्टिव है,
लेकिन ई एंटीजन हमें ये बताता है कि अभी जनाब ये जो वायरल है वो क्या कर रहा है, वो रिप्लिकेशन कर रहा है। अब जनाब जो कोर एंटीजन है, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन है, इट विल नेवर अपीयर इन ब्लड सर्कुलेशन। ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कभी रिप्रेजेंट कर नहीं करेगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये हमारे नहीं, अल्लाह ना करे, ये वायरस के अंदर जो आरएनए है या डीएनए है उस कोर के साथ ये चिपकी होती है, इसी वजह से ये सर्कुलेशन के अंदर रिप्रेजेंट नहीं होती। लेकिन इसके मुकाबले में हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है वो हमारे सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये इसकी हेपेटाइटिस बी सी की जो हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन के ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है वो दैट इज़ अ थर्ड वायरल मार्कर विच विल रिप्रेजेंट इन सर्कुलेशन, ठीक है। और अब जनाब ये जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन था, इसके ख़िलाफ़ जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाए तो इट विल शो अस द रिकवरी। ये हमारी रिकवरी बताती है। आफ्टर 6 मंथ इसकी जनरेशन्स होती है और ये हमें रिकवरी के बारे में बताती है। अगर किसी पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बन जाए तो ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि यहाँ पर क्या हो गई, अब जो रिप्लिकेशन चल रही है वो स्टॉप हो गई, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखिए कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन हमें एक्टिव इन्फ्लेमेशन के बारे में बताता है कि अभी क्या है, जो इन्फ्लेमेशन है वो एक्टिव है। जब इसकी एंटीबॉडी सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट करे तो इट मीन्स कि अभी क्या हो गई है, द पेशेंट इन रिकवरी स्टेज, ठीक है। ये जो हेपेटाइटिस ई एंटीजन है ये हमें बताता है कि वायरस अभी रिप्लिकेशन कर रहा है। जब इसकी एंटीबॉडी सर्कुलेशन के अंदर दिख जाए तो इट मीन्स कि अब ये वो रिप्लिकेशन क्या हो गई है, अब स्टॉप हो गई है, ठीक है। तो जनाब ये कब होती है, आप सबसे पहले क्या करें, जब किसी पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस देख ले तो फिर आप इस मारण को देखते हैं, ठीक है। अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो जाए, मोर देन 6 मंथ बियॉन्ड हेपेटाइटिस ए एंटीजन और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन 18, तो इसे हम कहते हैं क्रॉनिक। यानी इन शॉर्ट ये तो हम ऑलरेडी भी जानते हैं कि अगर किसी पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस मोर देन 6 मंथ हो जाए तो इधर आप क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी किसे कहेंगे, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी उसे कहेंगे जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंड हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन बियॉन्ड 6 मंथ उसके ब्लड सर्कुलेशन में परसिस्ट करे तो उसे कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है। अब जनाब एक विंडो पीरियड भी होता है। विंडो पीरियड क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल टाइम पीरियड आर इंटरवल ड्यूरिंग रिकवरी फेज ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन व्हेन सरफेस एंड ई एंटीजन हेपेटाइटिस बी एस एंड हेपेटाइटिस बी ई एंड एंटीबॉडीज़ आर नेगेटिव। लेकिन सिर्फ एक ही एंटीजन्स होती है जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी सी एंटीबॉडी, वो प्रेजेंट होती है। यानी रिकवरी के दरमियान एक ऐसा पीरियड आता है जिसके अंदर तमाम पैरामीटर नेगेटिव होती है मगर सिर्फ NTHBC एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, उसको हम कहते हैं विंडो पीरियड, ठीक। अगर किसी पेशेंट के अंदर आपने हेपेटाइटिस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी पेशेंट को एडवाइस की HBS HCV और उसका जनाब HBS पॉजिटिव आया, तो इससे अगला स्टेप आपका क्या होगा, अगला स्टेप आप करेंगे जनाब वायरल प्रोफाइल करेंगे, ठीक है। तो वायरल प्रोफाइल जब आप लैब भिजवाएंगे तो उसका रिपोर्ट कुछ इस तरह आएगा। वायरल प्रोफाइल के अंदर HBsAg की एंटीजन होगी, ठीक है। यू ऑलरेडी नो जब हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होता है तो इट मीन्स कि एक्टिव इन्फ्लेमेशन चल रही है। साथ में उसके अंदर दूसरा पैरामीटर होगा NTHBS एंटीबॉडी। जब NTHBS एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है इट मीन्स कि अभी क्या है, पेशेंट रिकवरी कर गया है, ठीक है। और इसके तीसरा पैरामीटर जो होगा वो HBeAg, ठीक है। तो इस एंटीजन का मतलब ये है कि अभी क्या कर रही है, वायरस जो है वो रिप्लिकेशन कर रही है।
जब इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाए तो इट मीन्स कि अब रिप्लिकेशन स्टॉप हो गई है, ठीक है। और HBC, IgM और IgG हमें एक्यूट और क्रॉनिक के बारे में बताती है, ठीक है। तो इसी पैरामीटर को देख के हम हेपेटाइटिस बी वायरस के डिफरेंट कंडीशन की डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्यूट हेपेटाइटिस बी, तो हम वायरल प्रोफाइल को देखकर बता सकते हैं कि ये एक्यूट हेपेटाइटिस बी है, रिकवरी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, कैरियर स्टेट है और पेशेंट इम्यूनाइज्ड है या नॉन इम्यूनाइज्ड है। इसी बेस्ड पर आगे हम क्या करेंगे, पेशेंट की ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अगर जनाब आपने किसी पेशेंट की वायरल प्रोफाइल की और उसके अंदर HBsAg पॉजिटिव आया, ठीक है, और साथ में HBe एंटीबॉडी एंटीजन बी पॉजिटिव आया और NTBC IgM पॉजिटिव आया, ठीक है, तो इट मीन्स कि पेशेंट के अंदर एक्यूट हेपेटाइटिस बी चल रही है, ठीक है। HB सरफेस एंटीजन भी पॉजिटिव है, E एंटीजन भी पॉजिटिव है और कोर एंटीबॉडी भी पॉजिटिव है। द पेशेंट इज़ मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम एक्यूट हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अगर किसी पेशेंट की वायरल प्रोफाइल में NTHBs एंटीबॉडी पॉजिटिव हो, साथ में NTHB एंटीबॉडी पॉजिटिव हो और IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट का अब कौन से स्टेज में है, पेशेंट इन रिकवरी स्टेज में है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव हो, साथ में E एंटीजन भी पॉजिटिव हो और IgG पॉजिटिव हो, तो ये है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो और साथ में IgM हो तो ये एक्यूट है, और अगर S और E दोनों पॉजिटिव हो और साथ में क्या हो, IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव हो, तो इट मीन्स कि द पेशेंट इज़ मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अब जनाब अगर किसी पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस बी एंटीजन पॉजिटिव है और साथ में HBe एंटीबॉडी पॉजिटिव है, ठीक है, और IgG पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि द पेशेंट इन कैरियर स्टेज। कैरियर स्टेज का मतलब है कि पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस वायरस मौजूद है और वो रिप्लिकेशन अभी नहीं कर रहा है और उसके ख़िलाफ़ IgG एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई है, तो द पेशेंट इन कैरियर स्टेज, ठीक है। और अगर किसी पेशेंट के वायरल प्रोफाइल में आप सिर्फ HBs एंटीबॉडीज़ देखें, तो इट मीन्स कि द पेशेंट इज़ इम्यूनाइज, ठीक है। तो अगर आपने इम्यूनाइजेशन की है HBs के ख़िलाफ़, तो आप आज जाके क्या करें, वायरल प्रोफाइल तय करें। अगर वायरल प्रोफाइल के अंदर NTHBs एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि यू आर इम्यूनाइज्ड। अगर नहीं है तो दोबारा करें, आप इम्यूनाइज्ड नहीं है, ठीक है। अब जनाब ये याद रखिए कि हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन ओनली कंटेन सरफेस एंटीजन, ठीक है। जो इसके वायरस है वो सिर्फ क्या करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस की ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले आप सबसे पहले अगर किसी पेशेंट के अंदर देखें कि उसके अंदर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, तो आपका दूसरा काम क्या है, आप चेक करेंगे वायरल मार्कर्स को, ठीक है। यू ऑलरेडी नो कि वायरल मार्कर के अंदर आपको HBs एंटीबॉडी एंटीजन दोनों की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, साथ में HBe की एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, और जो HBC IgM और IgG दोनों के बारे में आपको बताएंगे। तो आप इसके अंदर ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये एक्यूट है, क्रॉनिक है, रिकवर है, ठीक है। ये तमाम मालूमात आपको वायरल मार्कर के ज़रिए हासिल होगी, ठीक है। अब जनाब आते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस इस PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हेपेटाइटिस बी वायरस DNA
एंड दैट इज़ क्वांटिटेटिव। ठीक है, पीसीआर दो किस्म का है, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव, दूसरे को कहते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, तो एचबीवी के अंदर हमेशा क्वांटिटेटिव पीसीआर की जाती है। ठीक है, जब आपको पता चले जनाब कि ये एक्यूट हेपेटाइटिस है, तो एक्यूट हेपेटाइटिस आप जानते हैं कि 80 से लेके 90% ये ख़ुद ब खुद रिकवर हो जाती है, तो हम इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। जब जनाब आपने पीसीआर कर लिया तो पीसीआर पर आपको मालूम हुआ कि वायरल लोड जो है, वायरल लोड इज़ मोर देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट, और साथ में एजीबी पॉजिटिव है। एजी के पॉजिटिव होना आपको वायरल मार्कर पर मालूम होगा। ठीक है, और साथ में एजीबी पॉजिटिव है तो आप पेशेंट को देंगे एंटीवायरल। ठीक है, जब आपने पीसीआर किया और वायरल लोड मोर देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट आया, मगर एजी वो क्या थी, वो नेगेटिव थी, फिर भी आप पेशेंट को एंटीवायरल ज़रूर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी के अंदर आप कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। ठीक है, पेशेंट को जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। और क्रानिक हेपेटाइटिस बी और कैरियर दोनों को आप क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे विद एंटीवायरल। ठीक है, और कब ट्रीट करेंगे, जब पीसीआर पर वायरल लोड मोर देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट आए। ठीक है, अब जनाब हमारे पास जो एंटीवायरल मौजूद है वो दो किस्म के हैं, एक है ओरल और दूसरा है पेरेंटल। ठीक है, पेरेंटल इंजेक्शन की सूरत में है, जैसे इंजेक्शन पिजाइलेटेड इंटरफेरॉन। ठीक है, या बाज़ लोग इसको पिगाइलेटेड इंटरफेरॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो जनाब ये इंजेक्शन के फॉर्म में आती है, सब क्यूटेनियस आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे वंस अ वीक। ठीक है, और 48 वीक तक। ठीक है, तो ये जनाब मेजॉरिटी टाइम एचबीएस के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, क्योंकि एक तो ये इसका जो डोज है, एक तो इंजेक्शन आपको पता है ऐसे भी हमारे मुल्कों जैसे मुल्कों के अंदर थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, और पेशेंट भी नहीं चाहता कि हर रोज़ वो हर हफ्ते वो इंजेक्शन लगाए। लेकिन एक बात इसके अंदर ज़रूर है कि आप उस पेशेंट को ज़रूर कंपल्सरी एडवाइस करेंगे। अगर वो कहे कि मुझे नहीं करना है, फिर भी आप कहेंगे आपने ज़रूर करना है, कंपल्सरी उसको एडवाइस करेंगे। जब हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ क्या हो, हेपेटाइटिस डी वायरस भी हो। डी के बारे में हमने पढ़ा कि ये डिस्पाइट है, ये अकेला कुछ नहीं करता बल्कि सुपर इन्फेक्शन काज करता है विद हेपेटाइटिस बी वायरस। तो जब हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ हेपेटाइटिस डी वायरस भी आ जाए तो फिर आप पेशेंट को पिगाइलेटेड इंटरफेरॉन एडवाइस करेंगे, और उसका सिर्फ यही एक ट्रीटमेंट है। ठीक है, अदरवाइज़ क्रॉनिक या सिंपल हेपेटाइटिस बी के लिए हम हमेशा ओरल ड्रग ही एडवाइस करते हैं। ओरल ड्रग जो है वो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। ठीक है, फर्स्ट लाइन इसका जो है वो है एंटाकेविर, 0.5 से लेके 1 मिलीग्राम पर डे इसका डोज है। ठीक है, 20% सीरो कन्वर्सेशन सक्सेस रेट है इसकी, हिस्टोलॉजी को इम्प्रूव करती है, 70% सर्वाइवल रेट को बढ़ाती है, और वायरल लोड को 80% कम करती है। इन प्रैक्टिकल लाइफ एंटाकेविर इज़ वेरी बेस्ट ड्रग। ठीक है, अब ये जो सेकंड लाइन है इसको भी देखते हैं, लिमेविडिन 100 मिलीग्राम पर डे, ये बहुत अच्छी ड्रग थी। ये 2008 तक तकरीबन ये इस्तेमाल होती थी, लेकिन इसके मुकाबले में वायरस ने जल्दी ही रेजिस्टेंस इख्तियार कर ली। ठीक है, अब आपके पास क्लिनिक में दो किस्म के पेशेंट आएंगे, एक वो पेशेंट जो न्यूली डायग्नोज हो गई है एक्यूट फॉर्म के साथ, और एक दूसरे होगी जो क्रॉनिक होंगी या उसने ऑलरेडी लिमेविडिन ली होगी। ठीक है, तो जनाब उसके अंदर जब अगर न्यू डायग्नोस होगी तो आपका डोज होगा 0.5, और अगर लिमेविडिन उसने ऑलरेडी इनटेक की है तो फिर आपका डोज होगा 1 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, एडिफोवेर, टिनोफोवेर, टेलबिविडिन, ये सारे क्या है, दे आर सेकंड लाइन ड्रग, मगर द फर्स्ट लाइन ड्रग एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज एंटाकेविर, 0.5 से लेके 1 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, ये इसका डोज है। अब जनाब प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम क्या कर सकते हैं,
प्रोफाइलैक्सिस के लिए जनाब एक्टिव इम्यूनाइजेशन आपको पता है कि पाकिस्तान में 2005 के बाद ये वैक्सीन के शेड्यूल में शामिल कर दिए गए हैं, ठीक है। और ये एडबर दिया जाता है 0.5 ml IM। कौन से डोज के साथ? 6, 10 एंड 14। आपने 6 को याद करना है, फिर 4 ऐड करना है 10, फिर 4 ऐड करना है 14, ठीक है। और इसी डोज पर हम मीज़ल्स मम्पॉक्स वाले वैक्सीन भी देते हैं, TB वाले भी इसी पे होते हैं, साथ में इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन भी इसी पर होते हैं, ठीक है, इसी डोजेस के ऊपर होती है। तो जनाब 2005 से के बाद जितने बच्चे पैदा हुए उसके अंदर ये इम्यूनाइजेशन मौजूद है। अब 2005 से जो आगे है वो 2005 से पीछे जो पैदा हुए हैं 2004, 3 और इस तरह, तो वो क्या है? दे आर नॉन इम्यूनाइज्ड एडल्ट। अगर वो अपनी इम्यूनाइजेशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसका चेक करें कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को। अगर वो नेगेटिव आए तो आप क्या करेंगे? आगे प्रोसीड करेंगे। आगे जब प्रोसीड करेंगे तो इंजेक्शन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 10 to 20 माइक्रोग्राम IM उसको एडवाइस करेंगे विद अ शेड्यूल, ठीक है। आज आपने लगा दिया तो 1 महीने बाद दूसरा डोज और 6 महीने बाद तीसरा डोज, ठीक है। एक ये शेड्यूल है, दूसरा ये है 1, 2, 3 एंड 12 मंथ एंड 0, 7, 12 डेज़ एंड 12 मंथ, ठीक है। ये 3 किस्म के शेड्यूल्स हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो ये शेड्यूल है 0, 1 एंड 6 मंथ, ठीक है। ये शेड्यूल भी है मगर सबसे जो अच्छी है और सबसे कारआमद है वो है 0, 1 एंड 6 मंथ, ठीक है। अब जनाब अगर वार्ड के दौरान या इमरजेंसी में आप काम कर रहे हैं, आपको या आपकी कुलीग को नीडल प्रिक हो गई, ठीक है, किसी वैसे पेशेंट से जो ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? फर्स्ट स्टेप ये होगी कि वॉश अफेक्टेड एरिया विथ प्लेंटी ऑफ टेप वाटर। आप टेप वाटर के ज़रिए उस जगह को धोएंगे, मगर डू नॉट रब एंड स्क्रब। ना आप उसको साबुन से धोएंगे या शैम्पू से धोएंगे या हाथ से रब करेंगे, सिर्फ उसी जगह को टेप वाटर के नीचे 15-20 मिनट के लिए आप उधर पकड़ेंगे, ठीक है। ये क्या करती है? डिक्रीज़ द रिस्क मिनिमम, ये रिस्क को कम करती है, ठीक है। फिर आप जाएंगे जनाब पेशेंट की HBS एंटीबॉडी को चेक करेंगे। अगर वो नेगेटिव है तो आप आगे क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे। पेशेंट को एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन देंगे। एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए इंजेक्शन जो है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है 10 to 20 माइक्रोग्राम IM इसी शेड्यूल पर आप पेशेंट को देंगे, ठीक है। और पैसिव इम्यूनाइजेशन आप क्या देंगे? हेपेटाइटिस बी वायरस इम्यूनोग्लोबुलिन देके 0.06 ml पर kg IV ऑन डे 0 आप देंगे, ठीक है। लेकिन ये इम्यूनाइजेशन आपने कब देनी है? लेस देन 72 आवर, ठीक है, 72 आवर देनी है और मैक्सिमम आप 7 डेज़ तक दे सकती है, लेकिन सबसे अच्छी जो कारआमद है वो है लेस देन 72 आवर, ठीक है। अब जब आपने किसी आदमी के अंदर ना इम्यूनाइजेशन की नॉर्मल पर्सन के, तो फिर आप क्या करेंगे? HBS एंटीबॉडी उसके अंदर चेक करेंगे कि इम्यूनाइजेशन हुई है या नहीं। और पोस्ट एक्सपोजर के अंदर आप क्या करेंगे? 6 to 12 वीक के अंदर HBS AG को टेक करेंगे, ठीक है। अब जनाब ये जो हम HBS वैक्सीन देते हैं ना, तो HBV वैक्सीन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, ठीक है, गिविंग अ वेरी हाई टाइटर ऑफ anti-HBS even 2 to 3 decades, ठीक है। तो ये बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। HBV वायरस का जो वैक्सीन है वो बड़ा ही कामयाब है, ठीक है। और इसके अलावा ये बात भी याद रखें कि सिरिंज इज़ मोर डेंजरस दैन सर्जिकल नीडल टू ट्रांसमिट पेरेंटल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है। ये जो सर्जिकल ब्लेड्स है या अदर चीज़ें हैं, ये क्या है? वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर ल्यूमन है वो होती है, ठीक है, जैसे नीडल्स, तो वो बड़ी ख़तरनाक होती है, और ख़ासकर हेपेटाइटिस बी वायरस के, क्योंकि इसकी एक तो इसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, दूसरा तरफ से सिरिंज होता है तो मसले ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
अब जनाब अगर किसी पेशेंट में हेपेटाइटिस बी वायरस चल रही है और शी इज़ प्रेग्नेंट, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। एंटीनेटल केयर के अंदर आप क्या करेंगे, पेशेंट को नो एंटीवायरल देंगे, कोई एंटीवायरल आप नहीं दे सकते, ठीक है। सिर्फ आप इतना कर सकते हैं कि मॉनिटर LFT, ठीक है, और साथ में लीवर के अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस के अंदर और HIV के अंदर और हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर, इन तीनों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप कोई एंटीवायरल नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की LFT को मॉनिटर करेंगे और साथ में उसकी लीवर की अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। और HCV HIV और हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर जो मोड ऑफ चाइल्ड बर्थ है, दैट विल योर आंसर विल बी ऑलवेज लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। ये जो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है, दैट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। अब जनाब हेपेटाइटिस बी वायरस में आप आगे क्या करेंगे, आप आफ्टर बर्थ पेशेंट को बेबी को क्या दे सकते हैं, शुड रिसीव एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन ऑन डे फर्स्ट। जिस दिन पर बच्चा पैदा हुआ उसी दिन पे आप उसको एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी देंगे और साथ में पैसिव इम्यूनाइजेशन भी देंगे, ठीक है। तो जनाब दिस इज़ द कंप्लीट स्टोरी अबाउट हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पढ़ते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस की। हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं कि ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस है ये RNA वायरस है, ठीक है। जब हमने पढ़ा था कि हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ DNA वायरस वाइल द अदर ऑल रिमेनिंग हेपेटाइटिस वायरसेस आर RNA वायरस, ठीक है। और इसका जो ताल्लुक़ है वो है फ्लेवी ख़ानदान से, दे आर द फ्लेवी वायरस, ठीक है। और इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन थी वो ब्लड बॉर्न थी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड थी और वर्टिकल ट्रांसमिशन थी, ठीक है। और जो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस है वो 6 से लेकर 7 वीक तक है, ठीक है। अब जनाब जब भी हेपेटाइटिस सी वायरस हमारे बॉडी के अंदर आता है तो बॉडी उसके ख़िलाफ़ एंटीजन बनाती है, जिस तरह हमने HBV के अंदर पढ़ा था। तो जब एंटीबॉडी बनाती है तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि 70 to 90% पेशेंट जो होते हैं वो ख़ुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं। मगर HCV के अंदर मसला ये है कि यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनती है वो 20 to 30% केसेस के अंदर प्रोटेक्टिव होती है और इसके अलावा जो 70 to 80% पेशेंट है वो क्या होते हैं, दे आर सफ़र फ्राम HCV वायरस। सिर्फ 20 to 30% केसेस के अंदर ये प्रोटेक्टिव होती है। तो इसी वजह से, इसी रेशो की वजह से और इसी अनप्रोटेक्टिविटी की वजह से आज तक HCV की वैक्सीनेशन नहीं है, क्योंकि वैक्सीन ने हमें क्या करना है, हम तो इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनाना है और जब एंटीबॉडी ही ने आगे काम नहीं करना है तो हम किस तरह इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन तैयार करें, ठीक है। जनाब जो हेपेटाइटिस सी वायरस है डू नॉट हैव इम्यूनोलॉजिकल कैरियर, ठीक है। HBV की तरह इसका कोई इम्यूनोलॉजिकल कैरियर नहीं है, लेकिन इसका जो क्लिनिकल कैरियर स्टेट है वो मौजूद है। क्लिनिकल कैरियर स्टेट से मतलब ये है कि आप अगर पेशेंट की HCV देख ले तो उसके अंदर पॉजिटिव होगी, लेकिन पेशेंट जो होगा वो एसिम्प्टोमेटिक होगा। तो HCV के अंदर क्या हो सकती है, क्लिनिकल कैरियर स्टेट हो सकती है, लेकिन इसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल कैरियर मौजूद नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले anti-HCV एंटीबॉडी करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द हेपेटाइटिस सी वायरस इज़ PCR HCV RNA, ठीक है। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव करेंगे। अगर क्वांटिटेटिव के अंदर वायरल लोड ज़्यादा आए तो फिर हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव करेंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव इसलिए करेंगे कि जो हेपेटाइटिस सी वायरस है इसकी तकरीबन 6 सीरोटाइप्स मौजूद है, ठीक है। अब जनाब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस।
तो हेपेटाइटिस सी वायरस की जो ट्रीटमेंट है दे आर ओरल, ठीक है, ये ओरल है और दे आर प्रोटीएज इनहिबिटर्स, ठीक है। जहाँ हमने HBV के अंदर पढ़ा कि दे आर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड इनहिबिटर्स, तो यहाँ पर ये क्या है, दे आर प्रोटीएज इनहिबिटर है। दो ही ड्रग है, सोफोस्पोविर 400 मिलीग्राम पर डे एंड डेक्लोटोस्विर, ठीक है। ये जो डेक्लोटोस्विर है ये 60 मिलीग्राम पर डे के डोज से हम देते हैं, ठीक है। तो सोस्पोविर डेक्लोटोस्विर जो है ये 400 और 600 मिलीग्राम पर डे हम देते हैं। ये जो दो ड्रग है जनाब, ये क्या करते हैं, ये 6 ही सीरोटाइप्स के लिए काफ़ी है और इसका जो सक्सेस रेट है, क्योर रेट है, वो मोर देन 95% है। पुराने ज़माने में HCV थी जो एक बड़ी मसला, एक बड़ी ही क्या जान मानी जाती थी, एक बड़ा मसला होता था। मेजॉरिटी टाइम लोग इससे डरते थे, लेकिन हेपेटाइटिस सी वायरस अब इन दो ड्रग की वजह से, इसकी बदौलत इसकी जो क्योर रेट है मोर देन 95% है, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा कि इसके 6 सीरोटाइप्स है, तो इसका जो टाइप 1 है वो बड़ा वाइल्ड है, वो बड़ा जंगली है, ठीक है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है 24 से लेके 48 वीक तक, ठीक है। लेकिन ये जो है टाइप 1 जो है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इन मुल्कों में होता है, जबकि हमारे पाकिस्तान में और एशिया के अंदर ये टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 इन टाइप के सीरोटाइप्स मौजूद है, ठीक है। और ये जनाब क्या है, दे आर नॉन वायरल, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो 12 से लेके 24 वीक तक है, ठीक है। अब जनाब आप जब ने ये सब किया तो पेशेंट को क्या शुरू करेंगे, आप एंटी वायरल शुरू करेंगे। कौन सी वायरल, ये दोनों। जब आप पेशेंट को एंटी वायरल शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, आज आपने एंटीवायरल शुरू की तो अगले 4 हफ्ते बाद आप दोबारा PCR करेंगे, क्वांटिटेटिव PCR करेंगे। अगर PCR के ऊपर आपको टाइटर लेस देन 50 इंटरनेशनल यूनिट पर ml आए तो इसे हम कहते हैं रैपिड वायरोलॉजिकल रिस्पांस, RVR, ठीक है। तो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे ट्रीटमेंट फॉर द नेक्स्ट 12 वीक, ठीक है। अब जनाब आज आपने क्या कर दी, आज आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी और अगले 4th वीक के बाद आपने PCR दोबारा किया, लेकिन दोबारा क्या गया, स्टिल हाई है, उसी तरह हाई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे टू कंटिन्यू यूर ट्रीटमेंट फॉर द नेक्स्ट 12 वीक, ठीक है। वो अगले 12 हफ्ते के लिए क्या करेगा, और भी ट्रीटमेंट लेगा। 12 हफ्ते बाद दोबारा जब आएगा तो फिर आप PCR क्वांटिटेटिव भेज देंगे, ठीक है। अब जब उसका रिज़ल्ट आए, अगर लेस देन 50 इंटरनेशनल यूनिट पर ml अभी उसका PCR आया है, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट EVR, अर्ली वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसमें आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे ट्रीटमेंट फॉर द नेक्स्ट 24 वीक, ठीक है। अब आपने जनाब क्या किया, 12 हफ्ते बाद दोबारा PCR किया और उस PCR के अंदर थोड़ी बहुत कमी आई थी, डिक्लाइन थी, ठीक है। इसको हम कहते हैं पार्शल EVR, पार्शल वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इसके अंदर आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द नेक्स्ट 48 आवर। आपने 4 हफ्ते के लिए क्या दिया, आपने 4 हफ्ते पेशेंट को ड्रग दी, उसके बाद आपने PCR किया, चेक किया तो स्टिल हाई था, आपने 12 हफ्ते दोबारा दी, फिर आपने चेक किया कि अभी भी क्या है, हाई है, तो इसे हम कहते हैं NVR, नो वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो इसी टाइम आप पेशेंट को क्या कहेंगे, आप ट्रीटमेंट को स्टॉप करेंगे और इसको कहेंगे कि ये जो वायरस है, ये ड्रग से इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है हेपेटाइटिस सी की। आप सोपोस्पोविर, डेक्लोटोस्विर देंगे पेशेंट को, ठीक है। 95% सक्सेस रेट है। आज अगर आपने स्टार्ट की तो 4 हफ्ते बाद
पेशेंट की क्वांटिटेटिव पीसीआर करेंगे। अगर लेस देन 50 इंटरनेशनल यूनिट आया है तो मतलब ये है कि रैपिड वायरोलॉजिकल रिस्पांस है। नेक्स्ट 12 वीक के लिए पेशेंट को ड्रग एडवाइस करेंगे। अगर आपने एडवाइस की, अपना पीसीआर किया और वो स्टिल उसी तरह हाई था तो नेक्स्ट 12 हफ्तों के लिए और दोबारा उस ड्रग को जारी रखेगा। 12 हफ्ते बाद जब दोबारा आया और उसकी पीसीआर लेस देन 50 थी तो डेट इज़ अर्ली वायरोलॉजिकल रिस्पांस और 24 हफ्ते तक दवाई लेगा। अगर थोड़ा सा कम हुआ था तो 48 हफ्ते के लिए था और कोई चेंज नहीं आई तो डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट। ठीक है। अब जनाब हमारे हेपेटाइटिस या लीवर के अलावा बहुत हेपेटाइटिस सी वायरस जो है और भी बहुत कुछ कर सकता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है। जैसे हम कहते हैं पैथोजेनिक फैक्टर। पैथोजेनिक फैक्टर आप HCV इज़ मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हमने रीनल सिस्टम के अंदर बड़ी ही डिटेल के साथ पढ़ा था MPGN। ठीक है। एसेंशियल क्रायोग्लोबिनीमिया। एसेंशियल क्रायोग्लोबिनीमिया ये क्या है? इट इज़ एन ऑटोइम्यून वास्कुलाइटिस है। लीचन प्लेनस ये एक स्किन डिजीज़ है जो HCV करवाती है। पोरपायरा, क्यूटेनियस टार्डा, आइडियोपैथिक थायरॉइडाइटिस और ILD ये तमाम चीज़ें HCV कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो पोस्ट एक्सपोजर है, अगर कोई पेशेंट है वो HCV पॉजिटिव है, नीडल प्रिक हो गया तो वही टैप वाटर आप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई वैक्सीन नहीं है और 6 हफ्ते बाद आप HCV एंटीबॉडी चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के अंदर भी आप जानते हैं कि एंटीनेटल में आपने नो एंटीवायरल देना है। सिर्फ आप LFT को चेक करेंगे, साथ में अल्ट्रासाउंड करेंगे और पेशेंट की और बेबी की जो रूट ऑफ डिलीवरी है वो है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है। ठीक है। और बेबी के पैदा होने के 6 हफ्ते बाद आप क्या करेंगे? HCV एंटीबॉडी चेक करेंगे। ठीक है। तो जनाब इट्स ऑल अबाउट हेपेटाइटिस। अब जनाब जहाँ हमने हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, C वायरस, E वायरस के बारे में पढ़ा, अब हम थोड़ा हेपेटाइटिस D वायरस के बारे में पढ़ते हैं। You already know about that belong to RNA virus and it is a defective virus। डिफेक्टिव वायरस का मतलब ये कि ये खुद बहुत कुछ नहीं कर सकता बल्कि दूसरे वायरस के साथ मिलके फिर बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है। और इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ब्लड बॉर्न और STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के ज़रिए भी ये स्प्रेड होती है और वर्टिकल ट्रांसमिशन के ज़रिए भी हो सकती है। ठीक है। इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 20 से लेके 90 डेज़ है। ठीक है। और इसकी जो इन्फेक्शन काज़े की खासियत है वो डिफेक्टिव ऑलरेडी मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि वेदर को इन्फेक्टेड हो सकती है या सुपर इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस B वायरस। लेकिन इसका जो को इन्फेक्टेड है वो इतना ख़तरनाक नहीं है बल्कि सुपर इन्फेक्टेड ऑफ HIV इज़ मोर डेंजरस। ठीक है। और फिर क्या करता है? अर्ली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा पैदा करता है और CLD के चांसेस को बढ़ाता है। ठीक है। अब जनाब आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो हेपेटाइटिस D वायरस की इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन आप चाहे फर्स्ट आप करेंगे anti-HDV एंटीबॉडी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आप चाहे जो है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पेशेंट को आप क्या देंगे? एंटीवायरल देंगे। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप पेशेंट को इंजेक्शन पेजाइलेटेड इंटरफेरॉन देंगे जब हेपेटाइटिस B वायरस और हेपेटाइटिस D वायरस इकट्ठे हो। ठीक है। दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेपेटाइटिस D वायरस। ठीक है। अब जनाब जहाँ आप सब ये चीज़ें जानते हैं तो एक और वायरस भी मौजूद है जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस G वायरस। ठीक है।
जी वायरस बी क्या है? इट इज़ एन RNA वायरस, इट बिलोंग टू द फ्लेवी फैमिली। फ्लेवी फैमिली के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि फ्लेवी ख़ानदान का एक और सपूत भी यहाँ मौजूद है जिसे कहते हैं HCV, ठीक है। और ये जो हेपेटाइटिस जी वायरस है, इट इज़ ब्लड ब्राउन पेरेंटल और इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है इंडेफिनेटिव। इंडेफिनेटिव का मतलब ये है कि अभी तक मालूम नहीं है कि ये इसकी इंक्यूबेशन पीरियड कैसी है, मगर ये क्या करती है, नॉट नाउन टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट लीवर इंजरी। लेकिन ये क्या करती है, थोड़ी बहुत लीवर इंजरी करवाती है लेकिन फिर ये ख़ुद बहुत ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना क्लिनिकल वाइज ना एग्ज़ाम वाइज, ठीक है। एग्ज़ाम वाइज और क्लिनिकल वाइज सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, और फिर ई जो है वो प्रेगनेंसी के साथ इसका जो वो थोड़ा फिर तीसरे नंबर पर होता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट दो वाले है हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस, ठीक है। तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है, ठीक है।